जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और सारे प्यारे साथियों का एकदम दिल से स्वागत है। अंकित कुमार, खुशबू, सेजल, इनोसेंट गर्ल, हंसू, मोनिका, कोमल, दीपक जाटव, नवीन सर का बायां हाथ, निकिता सैनी, उत्तम चतुर्वेदी, गुड्डू रानी, आर्यन कुमार, दिनेश कुमार, नवीन सर का क्रांतिवीर, शुभम पाल, हिमांशु, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। और दोस्त हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पर। एक बार थम्स अप करके बता दें मुझे। जी भैया, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप चिंता मत करो, हम अच्छे छात्र हैं और हम जानते हैं कि उन चीज़ों को हमको रिवाइज करके रख रहा है। ठीक है, आगे आएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर करें। पिछले प्रैक्टिस सेट के जो 5 क्वेश्चन हैं, तो साजो उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो साजो कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। नलवारी भी यहीं का है, चैत्रौल, फुलैच सब यहीं के हैं। सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्ति कहाँ पर है? जो सब्सिडरी साथी आपका पावर है वो आर्टिकल 140 में है, आर्टिकल 140 में है। हेली पुच्छल तारा पहली बार कब देखा गया था? तो हेली पुच्छल तारा पहली बार देखा गया था 1986 में, 1986 में। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है आपका। उदयगिरी खंडगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उड़ीसा में मैंने आपको बताई थी। सुदीर्मन कप का संबंध किस खेल से है? तो वो बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से उसका संबंध है, बैडमिंटन। क्या आप मुझे बता सकते हैं बैडमिंटन किस देश का नेशनल गेम है? बैडमिंटन किस देश का नेशनल गेम है? तो क्या बोलोगे? मलेशिया का है भैया और इंडोनेशिया का है। एक बार स्कोर बताएंगे सारे साथी, तब हम आपका स्कोर देख के बताएंगे। पूरू 5 स्कोर है, विश्रुत 5 स्कोर है, सौरभ सिंह चंदेल 5 स्कोर है, अमृता कुमारी ठीक आंसर दे रहे हैं। और आपका कोमल पटेल 5 हैं, RWA के दीवाने 4 पर हैं और माधव यादव 4 पर हैं। तो शुरू करते हैं साथी आज की क्लास को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या, देखो आपको पता होना चाहिए दिवाली कब मनती है? अमावस्या को मनती है, ठीक है। और होली कब मनती है? होली पूर्णिमा को मनती है, ठीक है। अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है, यानी कि आपका दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, सोहराय है। कौन सी जाति इसको मनाती है? संथाल ट्राइब। कौन सी? संथाल जाति इसको मनाती है, संथाल जाति इसको मनाती है, ये आपको पता होना चाहिए, संथाल जाति। रोहिणी की बात करते हैं। रोहिणी आपका साथी खेतों में फसल बोने का, ठीक है, खेतों में जो सीडिंग होती है, बीज बोने का त्यौहार है। खेतों में बीज बोया जाता है इसमें। मकर और भगता पर्व ये भी आपका कहाँ के हैं? झारखंड के ही हैं ये तो। अच्छा मुझे बताओ, जावा त्यौहार मनता है यहाँ पे? नहीं, झारखंड में। झारखंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर जावा फेस्टिवल मनता है। हाँ जी, इसको कौन मनाती हैं? अविवाहित लड़कियां, यानी कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, अनमैरिड, अविवाहित लड़कियां, अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा, अविवाहित लड़कियों द्वारा इसको मनाया जाता है। अविवाहित लड़कियों द्वारा, अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा। सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। सरहुल क्या होता है? ये साथी जब बसंत आता है, ऑटम आता है आपका, बसंत आगमन पर यह त्यौहार मनाया जाता है। किस पर? बसंत आगमन पर। बाकी त्यौहार आप बताएं मुझे एक एक। झारखंड के किसी एक फेस्टिवल का नाम लिखें। झारखंड में बंदना होता नहीं होता? हाँ जी, बंदना होता है। आपका टूसू होता है, यहाँ पर नहीं होता? जी भैया, टूसू होता है आपका। फगुआ मनाया जाता है, झारखंड में नहीं मनाया जाता? जी भैया, मनाया जाता है। भाई भीख फेस्टिवल मनाया जाता है? नहीं, भाई भीख, हाँ जी, मनाया जाता है। जानी शिकार फेस्टिवल मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता? जानी, जानी शिकार। और चांडी पर्व, चांडी पर्व बहुत पूछा जाता है। चांडी पर्व मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता? जी भैया, मनाया जाता है चांडी पर्व, ठीक है। ये झारखंड के आपका बहुत चर्चित आपका फेस्टिवल्स हैं। यहीं पर हम आपसे बात करें कर्नाटक का कोई एक फेस्टिवल, मुझे आप बताओ। कर्नाटक के किसी फेस्टिवल की बात अगर हम करते हैं, तो कर्नाटक में सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में नाम आता है आपका हम्पी का, हम्पी उत्सव। हम्पी, जिसको हम विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं। विक्ट्री फेस्टिवल है ये। क्या है? विक्ट्री फेस्टिवल है। कैलपौध, कैलपौध ये मनाया जाता है कर्नाटक में? नहीं मनाया जाता? हाँ जी, मनाया जाता है। हुतरी, हुतरी फेस्टिवल, हाँ जी। आपका गोम्बे हब्बा मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता? हाँ जी, मनाया जाता है। गोम्बे हब्बा, गोम्बे हब्बा फेस्टिवल मनाया जाता है, गोम्बे हब्बा। एक आप बताएं, बोलें जी फटाफट से। भैया कंबाला मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा, कंबाला में किस जानवर की दौड़ होती है? किस जानवर की दौड़ होती है कंबाला में? तो याद रख लेना, यहाँ पे आपका भैंसा दौड़ होती है। क्या? भैंसा दौड़ होती है कंबाला में। वैरामुंडी मनाया जाता है यहाँ पे? नहीं मनाया जाता है? हाँ जी, मनाया जाता है। और अगर हम आपसे पूछ लें दोस्त कि दक्षिण का नववर्ष किस त्योहार को मनाते हैं? बहुत बढ़िया, दुआ ने एकदम अच्छा आंसर किया है, पट्टादकल। वेरी गुड। पट्टादकल उत्सव मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता?
पट्टा दकल, हाँ जी, मनाया जाता है। अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या बोलेंगे, यहाँ का जो न्यू ईयर है वो कौन सा है? कर्नाटक का न्यू ईयर, जिसको हम साउथ न्यू ईयर भी बोलते हैं, दक्षिण भारत का नववर्ष भी जिसको कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का नववर्ष कौन सा है? तो वो है आपका उगादी। क्या बोलोगे? उगादी फेस्टिवल है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसूर दशहरा मनता है, यहाँ पे नहीं मनता कर्नाटक में, हाँ जी। कितने दिन मनता है मैसूर दशहरा? मैसूर तो वैसे भी कर्नाटक में ही है, तो मैसूर दशहरा, मैसूर दशहरा आप कहोगे भैया 10 डेज ये मनाया जाता है, 10 डेज। अच्छा, महामस्तक अभिषेक यहाँ पर मनता है, नहीं मनता? हाँ जी, मनता है। महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक यहाँ पर मनता है, हाँ जी मनता है। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा, महामस्तक अभिषेक किस धर्म से जुड़ा हुआ है? किस धर्म से इसका संबंध है? एक बार मेमोराइज करिए और परफेक्ट सा आंसर दीजिए कि भैया ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म का एक और त्योहार हमने आपको बता रखा था, पर्युषण। क्या बोलोगे? पर्युषण। पारस सैनी कह रहे हैं भैया आंध्र प्रदेश में भी उगादी, हाँ जी, वो दक्षिण भारत में मनाया जाता है बच्चों, पूरे साउथ इंडिया में उसको मनाया जाता है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कथक कहाँ का डांस है बताओ, कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया का है। जो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान है, इसका हेडक्वार्टर जो है आपका वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और किस मंत्रालय के अधीन ये आता है? संस्कृति मंत्रालय के, कल्चर मिनिस्ट्री के। किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, संस्कृति मंत्रालय के। अच्छा, कब इसकी स्थापना की गई थी? कब? क्या बोलेंगे कब? तो 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आप मुझे बताएं एक बार, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? कला क्षेत्र फाउंडेशन, बोलो जी। कला क्षेत्र फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कब स्थापित किया गया था? तो कला क्षेत्र फाउंडेशन स्थापित किया गया था 1936 में। कहाँ पर? चेन्नई में। और किसने स्थापित किया था? रुक्मणी देवी अरुंडेल ने। किसने? रुक्मणी देवी अरुंडेल ने इसको स्थापित किया था, रुक्मणी देवी ने। ओके, अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लूं कि भैया जो रुक्मणी देवी हैं, इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से है? बताएं जरा। रुकती नहीं है मनी, कहाँ पर? भारत में आपका। क्या बोलेंगे? रुकती मन नहीं है मनी। और यामिनी, यामिनी कृष्णमूर्ति भी कुचिपुड़ी से और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित हैं। क्या बोलेंगे? दोनों से संबंधित हैं। ओके, अगर हम आपसे पूछें दोस्त दूसरा, नृत्य भारती कथक अकादमी, नृत्य भारती कथक अकादमी कहाँ का है? कथक अकादमी, ये भी कथक के लिए ही है। और आपका कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आप बोलना पुणे में। भारत की आज़ादी पर 1947 में किसने स्थापित किया था? रोहिणी भाटे ने। और रोहिणी भाटे का संबंध किससे है? रोहिणी भाटे का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो कथक से है उनका संबंध भी। किससे? कथक से। अगर हम आपसे पूछ लें, कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? कदम्ब नृत्य केंद्र, ये साथी आपका अहमदाबाद में है। कहाँ पर? अहमदाबाद में 1967 में स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था? तो ये थी आपका कुमुदनी लखिया। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा, कुमुदनी लखिया का संबंध किससे है? कुमुदनी लखिया का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? कुमुदनी लखिया। तो सबका आंसर आए तभी आगे बढ़ेंगे। कुमुदनी लखिया का संबंध किस डांस से है? कथक। कथक। विशाल यादव जी का सबसे अच्छा और सबसे पहले आंसर आया। अब हम आपसे पूछेंगे, यामिनी स्कूल ऑफ डांस किसने स्थापित किया था? यामिनी स्कूल ऑफ डांस, यामिनी स्कूल ऑफ डांस किसने स्थापित किया था 1990 में नई दिल्ली में? बताओ जी, नई दिल्ली में किसने स्थापित किया था? तो वो थी आपका यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन थी? यामिनी कृष्णमूर्ति थी। और यामिनी कृष्णमूर्ति जिनको कुचिपुड़ी की मसाल भी कहा जाता है, टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी भी इनको कहा जाता है। अच्छा, यामिनी कृष्णमूर्ति ने एक बुक भी लिखी है, उस बुक का नाम बता सकते हैं क्या आप? उस बुक का नाम बता सकते हैं? तो आप कहेंगे ए पैशन फॉर डांस। इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक का नाम है ए पैशन फॉर डांस। ए पैशन फॉर डांस, ए पैशन फॉर डांस क्या है इनकी? ए पैशन फॉर डांस इनकी बुक का नाम है, ए पैशन फॉर डांस। ओके, नेक्स्ट। महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतज्ञ को पद्म विभूषण 2023 प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र के कौन से आपका संत हैं? बताएं जी, महाराष्ट्र के कौन से संगीतज्ञ? रामदास पलुसले हैं। रामदास पलुसले साथी तबला के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? तबला के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है। भारत कामत कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तबला के लिए इनको जाना जाता है, तबला के लिए। जाकिर हुसैन तबला के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? तबला के लिए। और मिलिंद दांते को जाना जाता है बांसुरी के लिए।
तो बताएं 2023 में कौन चर्चित रहे थे? तो हम सब जानते हैं जाकिर हुसैन रहे थे, जाकिर हुसैन। इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनको पद्म भूषण कब मिला था? BV फॉर भूषण, ये मिला था इनको 2002 में। कब मिला था? ये इनको 2002 में मिला था। पद्मश्री इनको कब मिला था? पद्मश्री इनको मिला था 1988 में, 1988 में। और सबसे कम उम्र में मिला था, सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले, सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले तबला वादक कौन है? तबला वादक, ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे अगर क्वेश्चन रहे जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड कितनी बार मिला है, तो क्या बता पाएंगे? ग्रैमी अवार्ड कितनी बार मिला है? तो आंसर आना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले जो 4 लिखे उसका सही आंसर होगा। भैया जाकिर हुसैन का संबंध पंजाब घराने से है। विपिन कुमार जी, आपने हमारी कक्षा में 4 चांद लगा दिए हैं दोस्त। और ऐसे छात्र बहुत कम होते हैं जो अतिरिक्त जानकारी को उस समय अपने दिमाग में अपडेट कर पाते हैं। ये अच्छे छात्रों की पहचान होती है। एस स्टार एकदम से ठीक आपने बताया, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पर तबला वादक आए, तो तबला वादकों की पहचान बताइए, किसी एक तबला वादक का नाम लिखिए। तो तबला वादक आप कहोगे जितने भी महाराज जी हैं, यानी कि जैसे समता प्रसाद हैं, समता प्रसाद, ठीक है, समता प्रसाद महाराज हैं, जिनको हम गुदई महाराज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गुदई महाराज के नाम से जानते हैं। तो जितने भी महाराज जी हैं, जितने भी, चाहे आप जिन भी महाराज जी का नाम जानते हो, जैसे किशन महाराज हो गए, किशन महाराज हो गए, तो किससे संबंध हो जाएंगे आपका? मैक्सिमम आपका तबला वादक से संबंधित हैं। घोष और बोस जितने भी हैं, जैसे नैन घोष और शंकर घोष है, नैन घोष और आपका शंकर घोष है। तो जिस नाम में शंकर या घोष आ जाए या बोस आ जाए, घोष आए या बोस आए, तो एक ही बात होगी। क्या बोलेंगे? जी भैया, कभी भी हम उस बात को भूलेंगे नहीं। अगर आपसे पूछे तलविंद सिंह का संबंध किससे है, तो तबला से है। तलविंद सिंह, तो तैल है, तलवा, क्या बोलोगे? तबला से याद रखना, तैल है। संदीप दास का संबंध किससे है? तो उनका संबंध भी तबला से है। रविंद्र यावागल का संबंध किससे है? रविंद्र यावागल का संबंध किससे है? रविंद्र यावागल का संबंध, तो आप कहेंगे भैया रविंद्र यावागल का संबंध भी तबला से है। अब हम आपसे पूछेंगे, कठिन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लें। कठिन क्वेश्चन ये है कि जैसे जाकिर हुसैन को सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं उनकी उम्र कितनी थी जब उनको पद्मश्री मिला था? भैया सुखविंदर महाराज भी तबला से संबंधित हैं, तन्मय बोस भी हैं, गायरो माहिर एकदम ठीक लिखा है, वेरी गुड, ये हुई ना बात। निखिल ज्योति बोस, हाँ, बोस और घोष हमने सारे बता दिए आपको, बहुत बढ़िया। हिमांशु एम दशरथ महाराज, वेरी गुड। आगे बताएं, निम्न में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? क्या गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर को जुड़वा शहर कहते हैं? हाँ जी। कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ को जुड़वा शहर कहा जाता है। त्रिशूर और तिरुवला नहीं है। उड़ीसा के कटक और भुवनेश्वर ये भी जुड़वा शहर है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अन्य जुड़वा शहरों में आपने किसका नाम सुना होगा? जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है? तो वो है सिकंदराबाद। जैसे नोएडा का जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? तो नोएडा का कहते हैं दिल्ली को। किसको कहते हैं? नोएडा का दिल्ली को। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का जो साथी आपका जुड़वा शहर है ट्विन सिटी, तो विजयवाड़ा का ट्विन सिटी है आपका अमरावती। क्या बोलोगे? अमरावती है, अमरावती। केरल के कोच्चि का ट्विन सिटी बताओ कौन सा है? कोच्चि का, तो कोच्चि का है आपका एर्नाकुलम। क्या है? कोच्चि का है आपका एर्नाकुलम। और आपका क्या बोलेंगे? जलपाईगुड़ी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जलपाईगुड़ी किस शहर में स्थित है? जलपाईगुड़ी का जो जुड़वा शहर है वो है सिलीगुड़ी। तो आप मुझे बताएं फटाफट से, भारत के किस राज्य का शहर है जलपाईगुड़ी? जलपाईगुड़ी एक प्रसिद्ध स्थल है, साथ ही एक पर्यटन स्थल भी है। वह किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल में है। और विकास कुमार जी ने इसका आंसर सबसे पहले दिया है, विकास कुमार जी ने, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सी बास्केटबॉल खेल में एक स्थिति नहीं है? देखो, बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? जितने बास्केटबॉल में खिलाड़ी होते हैं उतनी ही बास्केटबॉल में पोजीशन होती हैं। तो बास्केटबॉल में जो प्लेयर होते हैं उनका नंबर होता है आपका, इसमें प्लेयर होते हैं 5। कितने प्लेयर होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं। तो पॉइंट गार्ड होता है, हाँ जी, शूटिंग गार्ड होता है, स्मॉल फॉरवर्ड, ऑलराउंडर नहीं होता, ये तो क्रिकेट में होता है। एक इसमें होता है पावर फॉरवर्ड। क्या होता है? पावर फॉरवर्ड होता है, पावर फॉरवर्ड होता है आपका, पावर फॉरवर्ड होता है। और एक इसमें होता है आपका सेंटर। क्या होता है?
एक इसमें होता है सेंटर। तो कुल मिला के कितनी पोजीशन हो जाती हैं? 5 पोजीशन हो जाती हैं, और 5 ही क्या होते हैं? इसमें खिलाड़ी होते हैं। इसके मैदान की लंबाई बताओ बास्केटबॉल की, मैदान की लंबाई कितनी होती है? मैदान की माप बताओ, लंबाई तो छोड़िए, मैदान की माप। मेजरमेंट ऑफ कोर्ट कितना होता है इसमें? तो 28 गुणा 15 मीटर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 28 लेंथ हो गई और 15 मीटर क्या हो गई? इसकी ब्रेथ हो गई। जो बास्केट लगी होती है कितनी ऊंचाई पर लगी होती है? बास्केट की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? बास्केट की ऊंचाई, तो आप कहेंगे बास्केट की ऊंचाई होती है 3.05 मीटर, यानी कि लगभग अगर हम कहें 10 फीट से ज़्यादा होती है, 10 फीट से। जो वो टोकरी लगी होती है ऐसी, उसमें रिम जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिम। इस रिम का व्यास कितना होता है? डायमीटर ऑफ रिम। और अगर रेडियस पूछ लेगा तो आधी कर दोगे, 46 सेंटीमीटर होता है, 46 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? अगर पूछ ले जो रिम लगी होती है, जो बास्केट लगी होती है, उसकी त्रिज्या कितनी होती है, तो हम कहेंगे भैया जी 23 सेंटीमीटर होती है, 23 सेंटीमीटर। अच्छा, बास्केटबॉल में किसी एक चीज के लिए मैक्सिमम अंक कितने हो सकते हैं? बास्केटबॉल में मैक्सिमम अंक कितने मिल सकते हैं? तो मैक्सिमम अंक मिल सकते हैं एक बार में 4। और अगर मिनिमम की बात करें, मिनिमम कितने आपका अंक मिल सकते हैं? तो मिनिमम अंक मिलता है इसमें 1। क्या बोलेंगे? 1। अगर आपसे पूछे कि बास्केटबॉल ओलंपिक में कब शामिल हुआ? बास्केटबॉल, देखो किसी भी खेल का ओलंपिक में शामिल होने का वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। क्या बोलेंगे? 1904 में, 1904 में। और यहीं पे पूछे अगर महिला बास्केटबॉल की बात करें, महिला बास्केटबॉल की शुरुआत की बात करें, महिला बास्केटबॉल, तो आपका आंसर आएगा फिर बहुत बाद में, यानी कि 1976 में, 1976 में, 1976 में, 1976 में वो आपका 1976 में उसकी शुरुआत हुई थी। लिबरो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? देखो लिबरो का अर्थ होता है आपका, लिबरो वर्ड का मीनिंग होता है आपका जो साथी रक्षात्मक खिलाड़ी होता है, यानी डिफेंस के लिए जो खिलाड़ी खड़ा हो, डिफेंस के लिए, डिफेंस प्लेयर को बोलते हैं आपका लिबेरो। तो ये किस खेल में होता है लिबेरो? तो आप कहेंगे ये होता है वॉलीबॉल में। फटाफट से बताओ वॉलीबॉल में साथी कितने प्लेयर होते हैं? प्लेयर, तो बास्केटबॉल में 5 होते हैं। बास्केट कैसे फेंकी जाती है? ऐसे हाथों से। तो 1 2 3 4 5, यूँ तो हर गेंद भैया ऐसे ही फेंकी जाती है, लेकिन बास्केटबॉल को याद रखना ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, ऊपर की तरफ। तो बास्केट 5 की होती है, और वॉली में याद रखना बॉल के अलावा के लेटर्स 1 2 3 4 5 6। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्लेयर होते हैं, 6 प्लेयर इसमें होते हैं। और इसी में जो साथी अन्य शब्दावली होती हैं, अन्य जो साथी इसमें शब्दावली जुड़ी हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं आपका? जो वॉलीबॉल से जुड़ी हुई हैं। इसमें एक वर्ड पूछा जाता है पेनिट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिट्रेशन का संबंध किससे? इसी से। बूस्टर शब्द पूछा जाए आपसे, बूस्टर पूछा जाए, डिंक पूछा जाए, डिंक, स्पाइकर्स पूछा जाए, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पेनिट्रेशन और स्पाइकर्स वर्ड को, स्पाइकर्स वर्ड को, ठीक है। एक पूछा जाता है इसमें साइड आर्म का संबंध किससे? साइड आर्म का संबंध किससे? साइड आर्म का संबंध किससे है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो भारतीय वॉलीबॉल संघ था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रख लेना, इंटरनेशनल वॉलीबॉल संघ की स्थापना हुई 1947 में, और उसके 4 वर्षों के बाद में भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना हुई थी। तो क्या बोलोगे? पहले बना था इंटरनेशनल वॉलीबॉल संघ, इंटरनेशनल वॉलीबॉल संघ बना था कब आपका? 1947 में, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन। और अगर पूछ ले भारतीय, यानी कि आपका इंडियन वॉलीबॉल फेडरेशन कब बना? तो ये बना था 4 वर्षों के बाद में, अर्थात 1951 में बना था, 1951 में। इसमें मैदान की माप बताओ क्या होती है? जो वॉलीबॉल में साथी मैदान की माप होती है, तो वो होती है आपका 18 गुणा 9 मीटर। क्या होती है? यानी लेंथ होती है 18 और ब्रेथ होती है उसकी 9 मीटर, उसकी चौड़ाई होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये किस ओलंपिक में शामिल हुए थे, किस ओलंपिक में, ओलंपिक में कब शामिल हुआ आपका? ओलंपिक में कब शामिल हुआ था आपका वॉलीबॉल? तो ओलंपिक में शामिल होने का वर्ष लिखना 1964 में। और इसके जो फादर साहब हैं, जो इसके जनक हैं, जो इसके जनक हैं वो हैं जी मॉर्गन। क्या बोलोगे? जी मॉर्गन को वॉलीबॉल का पिता कहा जाता है, जी मॉर्गन को, ठीक है। अच्छा, एक गेम और होता है। अब देखो क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना एग्जाम में, अगर वॉलीबॉल पूछ रहा है सिंपल तो ठीक बात है, लेकिन बीच वॉलीबॉल लिख दिया तो हमारे आंसर चेंज हो जाएंगे। मैदान की माप भी और ओलंपिक में शामिल होने का वर्ष भी। जैसे मैं आपसे बोलूं बीच वॉलीबॉल की, बीच वॉलीबॉल में जो मैदान होता है, बीच वॉलीबॉल जो समुद्र के बीच पर खेला जाता है, बीच वॉलीबॉल, तो बीच वॉलीबॉल बताओ भैया इसमें मैदान कितने का हो जाता है? तो इसमें मैदान हो जाता है 16 गुणा 8 मीटर की। और ये ओलंपिक में गया था अटलांटा में 1996 में, ओलंपिक में 1996 में ये क्या हुआ था? शामिल हुआ था।
मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, मुझे बताओ वॉलीबॉल किन देशों का नेशनल गेम है? वॉलीबॉल। तो पहली बॉल बाली, बाली से नेपाली, एक तो वो याद रख लेना, और एक श्रीलंका से याद रख लेना, जैसे रामायण वाला पात्र है बाली, तो श्रीलंका, श्रीलंका बाली। तो एक तो लंका का बाली और एक नेपाली का बाली। तो वॉलीबॉल खेला जाता है कहाँ पे? नेपाल में, नेपाल में और आपका श्रीलंका में। नेपाल का पहले जो नेशनल गेम होता था वो होता था नेपाल का दंडी बियो। क्या होता था? वो होता था दंडी बियो। पहले वो गिल्ली बल्ला खेलते थे, गिल्ली बल्ला, क्या बोलेंगे? गिल्ली बल्ला वो खेलते थे। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाएगा। हाँ, इसमें मुझे बताओ, जो नेट होता है, नेट, नेट की ऊंचाई क्या होती है? क्योंकि वो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग होती है। और अगर मैं पूछूं, नेट सबसे ज़्यादा वॉलीबॉल का पूछा जाता है, कितना होता है? 2.43 मीटर। ये होता है पुरुष के लिए, मेल के लिए। और 2.24 मीटर ये होता है आपका महिला के लिए। किसके लिए? महिला के लिए होता है, महिला के लिए। अगर मैं पूछूं आपसे, बॉल कितनी भारी होती है? क्रिकेट, इतना बता दीजिए, चलो छोड़ो। क्रिकेट से भारी होती है कि क्रिकेट से हल्की होती है वॉलीबॉल की गेंद? क्रिकेट से भारी होती है। जैसे क्रिकेट हमने आपको बता रखा है, ठीक है, कि 155 से 163 ग्राम, हॉकी 155 से 163 ग्राम होती है। बहुत बढ़िया भैया, 250 ग्राम के आसपास होती है। अंशु गैंगवार ने आंसर भी दे दिया है। यार तुम मतलब इतना शार्प ब्रेन कैसे हो सकते हो कि जो मैं तुमसे पूछूं, ऐसे सब तो नहीं बताते, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे मौजूद रहते हैं जो फटाक से आंसर दे देते हैं, फटाक से, ठीक है, विद इन सेकेंड। गजब। द गाइड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रोहिंटन मिस्त्री या नहीं? इन्होंने लिखी है ए फाइन बैलेंस। क्या लिखी है? ए फाइन बैलेंस। बहुत चर्चित किताब है ये। क्या बोलोगे? ए फाइन बैलेंस। ए फाइन बैलेंस इनकी बुक है और बहुत चर्चित किताब है, ए फाइन बैलेंस। क्या आर के नारायण है? एकदम से ठीक आंसर आ जाएगा जी भैया, आर के नारायण। अच्छा, आर के नारायण जी की और कौन कौन सी पुस्तक है आपकी? द गाइड, इस पर देवानंद की मूवी है एक, यूट्यूब पे है, जब फ्री रहो तो देखना। जीवन जीने के लिए तुमको मतलब सिखाएगी। गाइड मूवी को देखना, देवानंद, इसी उपन्यास पर बनी है वो, ठीक है। अगर एक और पूछे आपसे, वेटिंग फॉर ए महात्मा किसकी है? वेटिंग फॉर ए महात्मा, वेटिंग फॉर ए महात्मा। अच्छा, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी थी? तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुस्तक थी, ठीक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स किसकी है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये किसकी बुक है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये आपका आर के नारायण की बुक है। द इंग्लिश टीचर, आप भी बताओ एक आध बुक। द इंग्लिश टीचर किसकी बुक है? वो इन्हीं की बुक है, इंग्लिश टीचर। मालगुडी डेज इन्हीं की बुक है, मालगुडी डेज बहुत पूछी जाती है। मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है? इन्हीं की पुस्तक है। टॉकेटिव मैन किसकी पुस्तक है? टॉकेटिव, क्या बोलोगे? टॉकेटिव मैन इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। द डार्क रूम किसकी पुस्तक है? द डार्क रूम इन्हीं की बुक है। द डार्क रूम, ठीक है, वो किसकी बुक है? इन्हीं की बुक है। और द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द वर्ल्ड ऑफ नागराज। अच्छा, नागराज किसी ने कॉमिक्स पढ़ी है? नागराज कॉमिक्स पढ़ने वाला कोई है कैरेक्टर? हमारे टाइम पे तो आती थी, हमारे स्कूल में मिलती थी, लाइब्रेरी में, ठीक है। 1 रुपया जमा करोगे और तो आपको मिलेगी, आपका 3 दिन के लिए कॉमिक्स मिलेगी, है ना। हालांकि सरकारी स्कूल था हमारा, लेकिन उसके जो लाइब्रेरियन साहब थे, हमारे पड़ोस के गांव के थे, और वो जानते थे बच्चों को कॉमिक्स पढ़ने में अच्छा लगता है, तो फिर वो बंद हो गई थी। एक ही साल चली थी हमारी, जब हम 6ठी क्लास में थे, 6th में थे। नागराज आपका। और एक कैरेक्टर था चाचा चौधरी, अगर तुमने सुने हो कभी। एक कैरेक्टर था, अपना फेवरेट कैरेक्टर था डोगा, डोगा, जिसका कुत्ते का मुंह था और उसके पास सारे वेपन थे। तो उसके वेपन्स की जानकारी मिलती थी कि डोगा के पास एक ऐसी बंदूक है जो 1 सेकंड में 20,000 फायर करती है। इतने खतरनाक खतरनाक वेपन उसके पास में थे, जो आज भी किसी देश की किसी सेना के पास में नहीं है। सुनिए, तुमने नहीं सुनी, ठीक है, बोले जी फटाफट से। तो क्या बोलेंगे आपका? विक्रम चंद्रा, इनकी भी कोई बुक है क्या? हाँ जी, विक्रम चंद्रा की जो चर्चित बुक का नाम है वो है सेक्रेड गेम्स। कौन सी? सेक्रेड गेम्स इनकी बुक है, सेक्रेड गेम्स, बहुत चर्चित किताब है और पूछी जाती है, सेक्रेड गेम्स। शशि थरूर की अगर बात करें आपसे, शशि थरूर, इन्होंने भी बहुत चर्चित किताबें लिखी हैं और एसएससी के फेवरेट राइटर्स में से एक हैं शशि थरूर। तो बताएं भैया, इनकी किताब कौन सी है? इनकी किताब है केरल गॉड ऑन कंट्री, केरला गॉड्स ऑन कंट्री। क्या बोलोगे? गॉड्स ऑन कंट्री, ये किसकी बुक है? गॉड्स ऑन कंट्री, ये इन्हीं की बुक है। वाई आई एम ए हिंदू, इस किताब को कभी आप पढ़ना, वाई आई एम ए हिंदू, ठीक है। इस किताब को अपनी विश लिस्ट में लिख लो, जो किताब मैं तुम्हें बताता हूँ लिख लिया करो, ठीक है। क्या बोलेंगे? अंबेडकर ए लाइफ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष को इन्होंने लिखा है, पढ़ना कभी। अंबेडकर ए लाइफ बहुत पूछी जाती है। रायोट बुक इनकी है, रायोट। और सो बिजनेस किसकी किताब है? सो बिजनेस, तो सो बिजनेस इन्हीं की बुक है, सो बिजनेस। और एक इनकी चर्चित किताब है पैक्स इंडिका, पैक्स इंडिका किसकी बुक है?
पैक्स इंडिका इन्हीं की बुक है, पैक्स इंडिका इन्हीं की बुक है। दिखाएं भैया किस किस साथी ने लिखा। द ग्रेट इंडियन नोवेल, विनोद कुमार पासवान जी कह रहे हैं द ग्रेट इंडियन नोवेल, बहुत चर्चित किताब है, जरूर विकास पासवान जी आपके कमेंट को हम लेंगे। द ग्रेट इंडियन नोवेल, क्या बोलोगे? द ग्रेट इंडियन नोवेल इन्हीं का बुक है, ग्रेट इंडियन नोवेल, बहुत शानदार, ग्रेट इंडियन नोवेल बहुत चर्चित किताब है इनकी है, ठीक है। और बताएंगे ग्रेट इंडियन, आपका ग्रेट इंडियन नोवेल होगा द पैराडॉक्सिकल पीएम, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड वेरी गुड। महाभारत पर भी इन्होंने लिखा है भैया। विक्ट्री सिटी इनका नहीं है बच्चों, ऐसे कुछ भी नहीं लिख देना है, विक्ट्री सिटी इनका नहीं है। मिस्टर अक्की ठाकुर ने जो लिखा है बुकलेस इन बगदाद, ये इनकी बुक है, बुकलेस इन बगदाद, इस कमेंट को जरूर लेंगे हम। बुकलेस इन बगदाद, क्या बोलोगे? बुकलेस, बुकलेस इन बगदाद, बुकलेस इन बगदाद, ये इन्हीं की बुक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? हाई कोर्ट के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है? पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा देश में हाई कोर्ट कितने हैं टोटल, देश में नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितना है, नंबर ऑफ हाई कोर्ट। तो द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखो द्वितीय अपील कह रहा है, देखो पहली अपील कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में, और द्वितीय अपील अधिकारी कौन है? वो हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट है, ठीक है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक, नहीं जी, हाई कोर्ट का जो भी साथी न्यायाधीश होगा उसको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे क्या? तो आप कहोगे नहीं भैया, क्या बोलोगे? इसकी नियुक्ति क्या राष्ट्रपति, नहीं सॉरी राष्ट्रपति तो करते हैं, एकदम ठीक बात है, ये तो सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हमने राज्यपाल समझ लिया इसको। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि राज्यपाल नहीं करते हैं, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। उच्च न्यायालय लोकहितवाद में जो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उससे संबंधित आवेदन को स्वीकार कर सकता है क्या? PIL हम हाई कोर्ट के नाम लिख सकते हैं, हाँ जी। PIL के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ PIL? PIL जिसको जनहित याचिका कहते हैं, जनहित याचिका के जनक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कौन थे वो न्यायमूर्ति? तो क्या बोलेंगे? PN भगवती थे, PN भगवती। नेहा चौधरी जी ने सही आंसर दिया है, सही आंसर दिया है, ठीक है। देखो हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं वो कितनी एज पर रिटायर होते हैं बताओ? हाई कोर्ट के जज की रिटायर होने की एज कितनी है? 62 ईयर है, 62 ईयर है, ठीक है। और याद रख लेना हमेशा नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं, ये आर्टिकल 217 कहता है, आर्टिकल 217 कहता है। हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 214 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा, एक हाई कोर्ट की बात की गई है, किसके लिए? फॉर एवरी स्टेट, फॉर एवरी स्टेट, अर्थात प्रत्येक राज्य के लिए, किसके लिए? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये आर्टिकल 214 में कहा गया है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूं वर्तमान में हाई कोर्ट, तो आपने सही आंसर दिया था कि 25 हाई कोर्ट है हमारे यहाँ पर, कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं, ओके। बताएंगे जी पूर्वोत्तर के वह 4 राज्य कौन से हैं जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंध है? बड़ी आसान सी बात है भाई, हमारे देश में स्टेट कितने हैं? स्टेट कितने हैं टोटल? तो आप कहोगे टोटल स्टेट जो है हमारे देश में वो 28 हैं, 28 है। तो क्या हमारे देश में 28 हाई कोर्ट हैं? आप कहोगे नहीं भैया, हाई कोर्ट तो 25 हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। तो 25 हाई कोर्ट में से यानी 3 के लिए नहीं है, तो 3 किसी और से जुड़े हुए होंगे, तो 3 को दे रखा है गुवाहाटी को दर्जा। तो ये कौन कौन से? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए वाले ही सारे से ठीक हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? सारे ठीक हैं। देखो यहाँ पे अलग से क्वेश्चन हो जाता, गुवाहाटी उच्च न्यायालय को जिम्मेदारी बाद में दी गई, पहले असम हाई कोर्ट भी याद रख लेना। असम हाई कोर्ट का गठन किस वर्ष में हुआ था? बताइए जी। असम हाई कोर्ट, तो ये आप कहेंगे 1948 से। फिर बाद में जो आपका पूर्वी क्षेत्रीय पुनर्गठन अधिनियम आया था 1971 में, उससे ये जिम्मेदारी दे दी गई थी आपका गुवाहाटी को। लेकिन यहाँ पर खंडपीठ बना रखी हैं, जैसे नागालैंड के लिए खंड की पीठ कहाँ पर है? तो नागालैंड के लिए है कोहिमा में, सबसे पहले यही बनी थी, कोहिमा। बेंच बनी थी यहाँ पर 1972 में। देखो बेंच समझते हो ना, जैसे यूपी में हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, लेकिन यूपी हाई कोर्ट की एक बेंच भी है जो कहाँ पर है? वो लखनऊ में है, तो उसको बोलते हैं पीठ, ठीक है। जैसे बड़ा राज्य हो गया, ज्यादा लोग हो गए, तो उसकी बेंच भी बना दी जाती है, सेंटर में कहीं बेंच बना ली जाती है। ऐसे ही मिजोरम के लिए बेंच कहाँ पर बनाई गई थी? तो मिजोरम के लिए बनाई गई थी आइजोल में, और आइजोल में बेंच बनी थी 18 साल बाद, अर्थात 1990 में। और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश की बेंच कहाँ पर है? तो वो है ईटानगर में। कहाँ पर है? वो ईटानगर में है। कहाँ पर है? ईटानगर में। और ईटानगर की जो बेंच बनाई गई थी वो बनाई गई थी सन 2000 में। कब? सन 2000 में बनाई गई थी, ओके। तो ये 4 हैं, ये
ये चारों आपको पता होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? फर्स्ट हाई कोर्ट, पहला हाई कोर्ट बताओ। पहला जो हाई कोर्ट है हमारे देश का वो है कलकत्ता का। सुप्रीम कोर्ट भी हालांकि यहीं पर स्थापित हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट बहुत पूछा जाता है। तो पहला हाई कोर्ट ये है, कब का है? 1 जुलाई 1862, 1 जुलाई 1862। और ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट है इसमें और कौन कौन से क्षेत्र जुड़ते हैं? तो इसमें वेस्ट बंगाल भी, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, और साथ में अंडमान निकोबार भी, ये भी याद रख लेना। क्योंकि देखो ऐसे देखोगे ना आप कौन किसके समीप है, तो इधर अंडमान निकोबार है तो इसके समीप कौन पड़ता है? बंगाल। इधर लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप के लिए हाई कोर्ट कौन सा लग जाएगा? तो केरल लग जाएगा, केरल लग जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा हाई कोर्ट बताओ हमारे देश में कब स्थापित हुआ? तो दूसरा हाई कोर्ट स्थापित हुआ आपका 14 अगस्त 1862 को, 14 अगस्त 1862 को, और 14 अगस्त 1862 को। और तीसरा हाई कोर्ट कब बना? अगले दिन ही। तीसरा हाई कोर्ट बना 15 अगस्त 1862 को। तो 14 अगस्त को बना था बम्बई में, कहाँ पर? बम्बई में। और 15 अगस्त को बना था आपका मद्रास में, मद्रास में। अच्छा मुझे बताओ जो साथी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये चौथा हाई कोर्ट है देश का, फोर्थ हाई कोर्ट, 1866 में। और इसके 100 वर्षों के बाद में बना था दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1996 को, 1996 को हुई थी। ठीक है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि हम पूछ ले आपसे पुडुचेरी, पुडुचेरी का हाई कोर्ट कौन सा है? बता सकते हैं क्या आप? पुडुचेरी का हाई कोर्ट कौन सा लगेगा? पुडुचेरी का परफेक्ट आंसर आना चाहिए सारे लोगों का। तो आप कहेंगे पुडुचेरी का हाई कोर्ट, भैया जी पुडुचेरी का जो हाई कोर्ट है वो तमिलनाडु है, तमिलनाडु। अच्छा हम आपसे पूछ लें राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसकी बेंच कहाँ पर है? राजस्थान हाई कोर्ट, तो आप कहेंगे वो जोधपुर में है। जरूरी नहीं है उसकी राजधानी में ही हो, तो अलग जो होते हैं उनको पूछ लेता है, अलग जो होते हैं उसको पूछ लेता है। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेशों में, फटाफट से बताएंगे, बोलेंगे जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? उच्च न्यायालय की बात की गई है। वेरी गुड, 241 बता रहे हैं बहुत सारे लोग, अनुच्छेद 241। वेरी गुड, बहुत शानदार, गजब आंसर है। ठीक है, देखो 240 में भी यही बात की गई है। यूटी के लिए जो रेगुलेशन राष्ट्रपति की शक्ति है, यूटी के लिए हाई कोर्ट के संबंधित में यूटी के लिए विनियमन, यूटी के लिए विनियम, क्या बोलोगे? विनियम शक्ति किसके पास होती है? तो वो होती है प्रेसिडेंट के पास में। किसके? वो प्रेसिडेंट के पास में होती है, राष्ट्रपति के पास में होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होगी। ठीक है। 239 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है जितने भी यूटी हैं उनका प्रशासन, यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, तो उनकी नियुक्ति केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। डिस्ट्रिक्ट जज की उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। और नीचे दिए गए कूट से सही आंसर देना है। तो अगर सिर्फ राज्यपाल की बात झूठी हो जाएगी, क्या बोलेंगे? क्योंकि राज्यपाल करेगा, लेकिन हाई कोर्ट से वो क्या करेगा? हाई कोर्ट से वो जरूर कंसल्ट करता है इस बारे में, यानी कि दूसरा ठीक हो जाएगा। अर्थात केवल 2 जो है वो एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है। जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो उन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में भैया दिल्ली हाईकोर्ट 1966 होगा। क्या हो गया? 1966 ही है बिल्कुल, 1866 के 100 वर्षों के बाद में। और रियली सॉरी, मैंने आपसे कहा ना 100 वर्षों के बाद में, ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, उसके लिए माफ़ करेंगे हमेशा। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मैं तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ, एक साधारण मानव। ओके, इस तरह की किसी भी गलती के लिए माफ़ करेंगे। थम्स अप करो जी भैया, जाओ माफ़ किया, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। ठीक है ना, 100 वर्ष होगा, मैंने बोला भी तो उसको भी तो सुनो। तुम म्यूट पे तो नहीं सुनते हो क्लास को, म्यूट पे तो नहीं सुनते हो, म्यूट करके, है ना, जाओ जी लो। ठीक है, बताओ जी, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? अखिल भारतीय कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी थी उसके संयोजक थे आपके जयप्रकाश नारायण। कौन सा नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने? अच्छा भैया, ये तो हो गए आपके संयोजक। तो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, याद रख लेना, इसके जो अध्यक्ष थे वो नरेंद्र देव थे, अध्यक्ष।
जयप्रकाश नारायण भारत की राजनीति में साथ ही छात्र आंदोलनों से जुड़े रहे, बहुत जबरदस्त नेता थे और एक सही मायने के नेता थे। ऐसा नहीं कि भाई खुद की चीजों की पूर्ति के लिए वो नेता थे, वो तो राजनीति से संन्यास भी ले चुके थे, लेकिन इस देश के छात्रों ने उनको पटना में आंदोलन करने के लिए बुला लिया और वहां पर उन्होंने नारा दिया था 5 लाख की भीड़ के सामने। वो नारा था संपूर्ण क्रांति। क्या? संपूर्ण क्रांति। किसके खिलाफ दिया था ये नारा? तो संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ में। कब? इंदिरा गांधी। और 1977 में पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी इन्हीं की वजह से, क्योंकि जनता बहुत विद्रोह में थी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में, क्योंकि उन्होंने क्या थोप दिया था देश पे बताना? तो आप कहोगे जो भैया तीसरी नेशनल इमरजेंसी लगी थी, वो लगी थी 25 जून 1975 को, और वो 21 माह तक चलती रही थी, 21 मंथ तक लागू रही थी, और 21 मंथ बाद 1977 में, और जैसे ही फिर चुनाव हुए और इधर आह्वान किया किसने? जेपी के आह्वान पर पूरा देश लामबंद हो गया, पूरा देश लामबंद हो गया। ठीक है, ये बात याद रख लेना। और इसमें और कुछ बात नहीं है। इनका वो पूछा जाता है आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था इनको? जयप्रकाश नारायण को रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था इनको 1965 में। ऐसा कोई है जो जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न कब मिला ये बता सके? उनको भारत रत्न भैया विपक्ष की पार्टी आई फिर बीजेपी नहीं, बीजेपी तो उस टाइम पे थी भी नहीं। बीजेपी तो फिर जब इनकी डेथ हो गई ना जब आपका जयप्रकाश नारायण की, तो इनकी पार्टी का नाम था बच्चू जनता पार्टी। जनता पार्टी के बाद में फिर आपका जब इनकी डेथ हो गई तो फिर उसमें से बहुत सारे संघ बने, और उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्होंने 1980 में बनाई थी बीजेपी। तो ठीक है, बीजेपी का गठन कब हुआ है? 1980 में। इस समय तक तो बीजेपी नहीं थी। ओके, ये बात याद रख लेना। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट है जी, अगले क्वेश्चन पर आए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा कौन था? देखो, जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह चला किस वर्ष में चला था? इसके पहले हमको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि भैया इसके पहले सत्याग्रही कौन थे। पहले तो विनोबा भावे, दूसरे थे इसके जवाहरलाल नेहरू, और इसके तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे थे ब्रह्मदत्त। याद रख लेना, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। तीसरे ब्रह्मदत्त थे। देखो 8 अगस्त 1940 को देश में क्या आया था? इस दिन आया था अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त जो रिजोल्यूशन था, अगस्त रिजोल्यूशन को किसने प्रेजेंट किया था? तो अगस्त रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था उस समय का जो वायसराय था लिनलिथगो। मैंने आपको बताया था लिनलिथगो का कार्यकाल बताओ जरा। अब लिनलिथगो भारतीयों को बहकाना चाह रहा था, क्योंकि इस टाइम पे चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये क्या करना चाहता था कि भारतीयों को मनाना चाह रहा था 1939 से 45 कि भाई हमारा सहयोग करो। लेकिन ये हमको चूरन पहले ही दे चुके थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी 1914-18 में भी यही कहा था, गांधी जी को बहका लिया था इन्होंने। तो क्या बोलेंगे, ये चूरन, अब हम इनके चूरन को बार बार एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। हमने कहा नहीं भैया, अब तुम कह रहे हो डोमिनियन स्टेटस, अब तो हम डोमिनियन स्टेटस तो मांग ही नहीं रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस तो चाचा हम बहुत पहले मांग रहे थे। अभी तो चाचा 1929 के लाहौर अधिवेशन से हम पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं, पूरी स्वतंत्रता हमको चाहिए। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात हुई? 1929 लाहौर अधिवेशन में। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई इसकी बात को खत्म करो। और फिर भारतीयों को मनाने के लिए इसी समय पर क्या भेजा था अंग्रेजों ने? क्रिप्स मिशन। ये भी भारतीयों को मनाने आया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर सके। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? 1942 में आया था। तो लेकिन क्या ये कामयाब हुए थे? सब नहीं, कामयाब नहीं हुए थे। तो इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 1940 में ही। क्या शुरू हुआ था? इसी के विद्रोह में आपका व्यक्तिगत इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्या बोलोगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ कब? 1940 में, 1940 में। इसमें क्या होता था? प्रत्येक व्यक्ति जिला कलेक्ट्रेट पर जाता था और जिला कलेक्ट्रेट पर जाकर के स्पीच देता था और फिर अपनी क्या देता था? वो गिरफ्तारी देता था। ये बात याद रख लेना। अच्छा, हम आपसे पूछ लें जैसे कि यहाँ पर नाम जुड़ा हुआ विनोबा भावे जी का, तो विनोबा भावे जी का आश्रम कौन सा था बताओ? विनोबा भावे जी का आश्रम, विनोबा भावे ये किस आश्रम से जुड़े हुए थे? तो इनका एक आश्रम था पवनार, और यहीं से ये आंदोलन शुरू हुआ था। क्या बोलेंगे? पवनार से ये शुरू हुआ था। और पवनार कहाँ, किस राज्य में है पवनार? तो पवनार महाराष्ट्र में, और यहीं पे नारा दिया गया था दिल्ली चलो। तो कभी भी पूछे दिल्ली चलो का नारा किस आंदोलन का है, तो आप कहोगे व्यक्तिगत सत्याग्रह का है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का, ये हमको पता होना चाहिए। अगर कभी भी आपसे पूछे कि जो अगस्त प्रस्ताव है इसका विद्रोह किसने किया था, तो इसका विद्रोह दोनों ने किया। दोनों से मतलब है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी, और साथ में हमारे देश में जो मुस्लिम लीग था उसने इसका विरोध किया था। क्या किया था? उसने इसका विरोध किया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, विरोध किया था।
14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? तो बंबई में पारित हुआ था, वर्धा में पारित हुआ था, या लखनऊ में? तो पहले बोलेंगे शुरुआत में, इनिशियल स्टेज में महाराष्ट्र के वर्धा में, और पुनः बंबई में। क्या बोलोगे? पुनः ये बंबई में, फिर से पुनः बंबई में। क्या डेट थी बताना जरा। तो क्या बोलेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या बोलोगे? क्विट इंडिया मूवमेंट, QIM इसको बोलते हैं। इसकी डेट थी भैया 8 अगस्त 1942। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था और ये सही मौका था। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान से। कहाँ से? ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ पर स्थित है भैया? ग्वालियर टैंक मैदान आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है ग्वालियर टैंक मैदान। ओके, तो ये जो ग्वालियर टैंक मैदान है, यहाँ से शुरू होकर के अंग्रेज सरकार को पता चल गया कि भारतीय लामबंद हो रहे हैं, तो उसने क्या चला दिया? ऑपरेशन जीरो, और सभी लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। ऑपरेशन जीरो द्वारा गिरफ्तार। ऑपरेशन जीरो में मैंने कल बताया एक ऑपरेशन था रूबिकॉन, जो सूचना देता गांधी जी के बारे में, गांधी जी के बारे में। यहां पर मोहनदास करमचंद गांधी का क्या नारा था? डू और डाई। क्या बोलोगे? डू और डाई। और यही सिचुएशन तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हारी सिचुएशन होनी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन, अगर आपको साथी अपने जीवन से उस दरिद्रता को मिटाना है, उस गरीबी को आपको अपने जीवन से मिटाना है, यानी कि तुमको अगर अपने जीवन में खुद के ऊपर चलाना ना, नहीं गरीबी छोड़ो आंदोलन, तो तुमको दो चीजें याद रख लेनी है, डू और डाई। और एक नेहरू जी का नारा इसी समय का था, आराम हराम है। क्या दिया था उन्होंने? नेहरू जी ने आराम हराम। क्या दिया था? आराम हराम है। अगर ये दो चीजें तुमने अपने जीवन में अपना ली, तो फिर तुमको सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दो चीजें अपनानी है हमेशा। थम्स अप करो जी भैया, अपनाएंगे भैया। 9 अगस्त इसकी डेट कहीं कहीं लिखी रहती है। 9 अगस्त बच्चों इसलिए कहते हैं क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि हमारे देश में जो आपका वो आपका काकोरी एक्शन हुआ था, तो काकोरी एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925 को। इसलिए माना जाता है, गांधी जी का मानना यह था कि इसको हम काकोरी एक्शन की एनिवर्सरी पर शुरू करेंगे 17 वर्षों के बाद में, यानी कि 9 अगस्त 1942 को शुरू करना था, लेकिन 8 अगस्त की रात ये शुरू हो गया था, और एसएससी इसको 8 अगस्त ही मानती है। ठीक है, 8 अगस्त ही मानती है क्योंकि रात में शुरू हो गया था। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट और चीज है आपका, यहाँ पर मुझे बताओ, जो भूमिगत रेडियो चलाया था वो किसने चलाया था? भूमिगत अंडरग्राउंड रेडियो, जो खबर देते रहते थे लोगों को, तो अंडरग्राउंड रेडियो यहां पर चलाया था आपका एक तो उषा मेहता इसी आंदोलन के दौरान, और दूसरे थे आपका, क्या बोलेंगे, दूसरे थे आपका राम मनोहर लोहिया जी। राम मनोहर लोहिया जी। अच्छा बताओ, राम मनोहर लोहिया जी हमारे देश में किस विचारधारा के समर्थक है? कौन सी इनकी आइडियोलॉजी है जो देश में आपका बहुत पूछी जाती है, या आपका बहुत सारी पार्टी जो उस पर काम करती है और अक्सर बात करते हो आपको दिखते होंगे, तो आप कहेंगे राम मनोहर लोहिया जी का आदर्श था आपका किसका? समाजवादी व्यवस्था का, यानी कि एक सोशलिज्म की बात ये करते थे। और जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आप इनके संघर्ष को पढ़ेंगे ना दोस्त, जब ये गिरफ्तार हो गए थे तो इनको ब्रिटिश सरकार ने नेपाल भेजा था। नेपाल सबसे कठोर उस समय की यातनाएं इनको दी गई थी। आप सोच करके ये सोच जाओगे जब आप इनकी जीवनी को पढ़ोगे, तो 13 दिन तक ब्रिटिश सरकार ने राम मनोहर लोहिया जी को सोने नहीं दिया था। आप समझ रहे हैं जो आप कह रहे हो ना कि ये जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। क्रांति दोस्त जब होगी जब आप मूल नियमों की अवहेलना करके जबरदस्त अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना जोर लगाओगे, तब आपको वो चीजें प्राप्त होंगी। कितने दिन? 13 डेज जगाए रखा था इनको, इनके साथ मारपीट करते थे, अत्याचार करते थे सारे, ठीक है, सोने नहीं देते थे। तो राम मनोहर लोहिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहां पर साथी आपका, यहां पर इस आंदोलन के दौरान जेल से कौन कौन भागे थे? जेल से कौन कौन भागे थे? जेपी इसी आंदोलन के दौरान जेल से भागे थे, जेपी भागे थे, जेपी, ठीक है, याद रख लेना। और फिर इन्होंने क्या बोला था? जेपी ने भाग करके आजाद दस्ते का गठन किया था। तो बहुत पूछा जाता है हमारे देश में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ते को किसने फॉर्म किया था? फॉर्मेशन ऑफ आजाद दस्ता, फॉर्मेशन ऑफ आजाद दस्ता। मुझे बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन, यूनिक मूवमेंट किसने कहा? इसको भारत छोड़ो आंदोलन को, क्विट इंडिया मूवमेंट को अद्वितीय आंदोलन किसने कहा था? अद्वितीय आंदोलन। तो इसको अद्वितीय आंदोलन कहा था साथी आपका, अद्वितीय आंदोलन कहा था वल्लभ भाई पटेल जी ने। किसने? वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको कहा था। वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको अद्वितीय, यूनिक मूवमेंट का दर्जा दिया था। वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था, वल्लभ भाई पटेल जी ने। अगर मैं आपसे पूछूं अवज्ञा, इसमें जो साथी एक सेल बनी हुई थी, अवज्ञा और प्रतिरोध महिला,
अवज्ञा और प्रतिरोध। महिला नेत्री इसमें कौन थी, कौन सी महिला नेता थी जो इसमें जुड़ी हुई थी, महिला नेत्री, तो वो थी आपका कौन, अरुणा आसफ अली। क्यों जानते हैं इनको, अरुणा आसफ अली को, अरुणा आसफ अली को क्यों जानते हैं, क्योंकि ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने कांग्रेस का जो ध्वज था वो फहरा दिया था। ठीक है, यहां पर इन्होंने ध्वज फहराया था इसी मैदान में, इसी मैदान में, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उसका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर, भारत छोड़ो आंदोलन चला गया और सबने पैरेलल गवर्नमेंट अपनी खड़ी कर दी। तो पैरेलल गवर्नमेंट कहां कहां पर थी, बलिया में हुई थी, हाँ जी हुई थी, बलिया 1942, चित्तू पांडे, बागी बलिया, बोलो बागी बलिया, चित्तू पांडे, चित्तू पांडे ने यहाँ पे सरकार आपका गठित की थी। सतारा, हाँ जी भैया, सतारा में भी गठित हुई थी आपका नाना पाटिल, वाई चौहान, कौन थे यहाँ पर, नाना पाटिल थे और वाई चौहान, इन दोनों लोगों ने यहाँ पर आपका क्या है, समानांतर सरकार की स्थापना की थी। ओके, हजारीबाग में हुई थी क्या, नहीं भैया, मेरठ में पैरेलल गवर्नमेंट, नहीं भैया, आगरा में, नहीं भैया, तो एक और दो ठीक हो जाएंगे, एक और दो, क्योंकि एक बनी थी आपका मिदनापुर में, कहाँ पर, मिदनापुर में पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी, मिदनापुर में, उसको तामलुक बोलते हैं, तामलुक की समानांतर सरकार, वो थी वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और ये 1942 से 44 तक एग्जिस्टेंस में भी रही थी, तामलुक वाली जो पैरेलल गवर्नमेंट है, पैरेलल गवर्नमेंट। भैया अरुणा आसफ अली को भारत रत्न 1997 में मिला, ये तो बच्चों आपने ठीक कहा। मुझे बताओ 1997 में अरुणा आसफ अली ये आपका प्रथम मरणोपरांत महिला थी, ये तो सब जानते होंगे, प्रथम महिला कौन सी मरणोपरांत आपका भारत रत्न पाने वाली, अरुणा आसफ अली। अब मुझे तुम बताओ अरुणा आसफ अली को जिस वर्ष में भारत रत्न मिला उसी वर्ष में और किसको भारत रत्न मिला था, तो मजा आ जाएगा अगर आप आंसर कर दें। कई साथी तो मेरा क्वेश्चन पहले से ही समझ गया और उन्होंने लिख दिया एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत बढ़िया। सूर्य ग्रहण कब होता है, सोलर एक्लिप्स कब होता है, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन होता है, प्रतिपदा के दिन होता है, या किसी भी दिन हो जाता है, या पूर्णिमा को होता है। भैया आपका हमेशा कब होगा, प्रतिपदा को होगा, और प्रतिपदा अर्थात पहली तारीख आपका अमावस्या को, अमावस्या को होता है, हमेशा कब होता है, अमावस्या को ये होता है, अमावस्या को होता है, याद रख लेना। कैसे होता है जी सोलर एक्लिप्स, तो सोलर एक्लिप्स में आपको क्या करना पड़ेगा, सूर्य को ढकना पड़ेगा, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए, कौन आ जाए, अर्थ एंड सन के बीच में आपका कौन आ जाए, मून आ जाए, एसएमई याद रखना, एसएमई। और जब चंद्र ग्रहण की बात होगी, चंद्र ग्रहण की बात होगी तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होगा, यहां सूर्य होगा और इधर चंद्रमा होगा और बीच में आ जाएगी पृथ्वी, क्या आ जाएगी, अर्थ बीच में आ जाती है, अर्थ बीच में आ जाती है। ओके, अर्थ बीच में आ जाती है। अब अगर हम पूछे यहीं पे चंद्र ग्रहण से संबंधित एक घटना है, ब्लू मून, ब्लू मून क्या होता है बताओ, ब्लू मून क्या होता है, एक माह में कितनी पूर्णिमा होती है, एक माह में 2 पूर्णिमा होती हैं, कितनी, एक माह में जब 2 पूर्णिमा आ जाए तो उसी घटना को हम बोलते हैं ब्लू मून। लेकिन दोनों को नहीं, जो दूसरी पूर्णिमा होती है, क्या बोलोगे, दूसरी पूर्णिमा होती है। मुझे बताओ दोनों पूर्णिमा के बीच में कितने दिन का डिफरेंस होता है, दोनों पूर्णिमा के बीच में कितने दिन का डिफरेंस होता है, तो आप बोलोगे दोनों के बीच में 29.5, 29.5 दिन का अंतर होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है, तो गजब सा उत्तर आए, गजब, ऐसा उत्तर जो हिंदुस्तान में ना आया हो तो आप कहेंगे 8 मिनट और भैया 16 सेकंड कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं पर उसको 20 सेकंड भी हम कहते हैं, ज्यादा सटीक 20 है। 2 ग्रह जिनके कोई आपका सैटेलाइट ही नहीं है, उपग्रह नहीं है, तो अगर पूछे बुध के कोई है, बुध के, मरकरी के, तो मरकरी के कितने हैं, 0 है, मरकरी के कितने हैं, 0 है, शुक्र के कितने हैं, बुध दूसरे नंबर पे शुक्र आता है, शुक्र के कितने बताओ, शुक्र अर्थात वीनस के कितने सैटेलाइट है, वीनस के 0 है। इसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी का अकेला एक चंद्रमा है, एक चंद्रमा है। अच्छा, ऐसा क्लास में कोई होनहार बच्चा जो सारे उपग्रह बता दे, टोटल उपग्रह कितने हैं, 8 ग्रहों के कुल उपग्रह कितने हैं, जो ये बता देगा उसको अपनी तरफ से ये समझो जिस दिन वो आएगा, आज उसका नाम नोट कर लेना, है ना, नाम नोट कर लेना जो सबसे पहले ठीक आंसर बताए। लेकिन तुम्हें पता है ठीक आंसर क्या होगा, तुमने ऐसा माउस क्यों चलाया इतनी जल्दी, है कैसे पता चलेगा तुम्हें ठीक कौन बता रहा आंसर है, अरे कुछ जवाब तो दो, मुझे नहीं पता, फिर तुम माउस को ऐसे क्यों झपटे इस पे, माउस पे एकदम से, तुम बिल्ली हो या इसको चूहा समझ रहे हो तुम, अरे बताओ शिल्पी, हंसरी है देख रहे हो बताओ जी। पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में फिर आपका मंगल है, मंगल के कितने हैं भैया, मार्स के 2 होते हैं, 2, कौन कौन से, फोबोस और डीमोस, क्या बोलोगे, फोबोस और डीमोस होते हैं, क्या बोलेंगे, फोबोस और डीमोस होते हैं, फोबोस और डीमोस होते हैं।
मंगल के बाद में कौन आ जाता है आपका, बृहस्पति आ जाता है, बृहस्पति। जुपिटर, जुपिटर के कितने होते हैं बताओ भैया, जुपिटर के अगर हम बात करें आपसे 95 है, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका जो गैनीमीड है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा, गैनीमीड सबसे बड़ा है, क्या बोलोगे, गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, या आपसे पूछे बिगेस्ट सैटेलाइट इन द यूनिवर्स, तो वो अब तक ज्ञात में गैनीमीड है। कौन सा, गैनीमीड। कैलिस्टो पूछे किसका उपग्रह है, कैलिस्टो। यूरोपा पूछ ले, यूरोपा किसका उपग्रह है, तो आप कहेंगे भैया ये सब हैं आपके किसके, यूरोपा, तो वो है आपका बृहस्पति का। और बृहस्पति के 4 सबसे बड़े जो उपग्रह हैं उनको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो 4 बड़े उपग्रह जो होते हैं बृहस्पति के, यही लिख लेना, इसके जो 4 बड़े उपग्रह होते हैं उनको कहा जाता है गैलीलियन। 4 बड़े उपग्रह, किसके 4 बड़े उपग्रहों को गैलीलियन कहा जाता है, क्योंकि इनकी खोज गैलीलियो ने की थी, तो उसी के नाम पे गैलीलियो गैलीली ने, तो इनको गैलीलियन कहा जाता है, गैलीलियन। अच्छा मुझे बताओ सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो शनि आता है, फिर क्या बोलोगे, बृहस्पति के बाद में शनि। शनि के कितने उपग्रह हैं, कौन बताएगा भैया, शनि के, सैटर्न के कितने हैं, तो बृहस्पति के 95 है और शनि के हैं 146, 146। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह इसका है टाइटन। क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है इसका टाइटन। कौन सा है, टाइटन है। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइटन के अलावा और कौन कौन से उपग्रह हैं, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, एक आता है इसका टेथिस, याद रख लेना, कौन सा, टेथिस, इसका याद रख लेना तुम, टेथिस। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है टाइटन जो है एकमात्र ऐसा उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है ये, एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना घना वायुमंडल है, जिसका क्या है, अपना घना वायुमंडल है, यानी कि एक डेंस डेंस एटमॉस्फेयर है इसका अपना। ये आपका अकेला सैटेलाइट है ऐसा, और कोई नहीं है, अकेला सैटेलाइट है। ओके, शनि के बाद में अरुण आता है। अरुण के कितने भी है, कोई बता सकता है, अरुण अर्थात आपका क्या बोलेंगे इसको, वरुण को बोलते हैं नेपच्यून, अरुण को यूरेनस। यूरेनस के कितने हैं आपका, तो इसके 27 हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है टाइटेनिया, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइटेनिया किसका है, इसी का है। ओबेरॉन किसका है, ओबेरॉन भी इसी का है, ओबेरॉन भी इसी का है। और फिर अगर हम बात करें वरुण की, नेपच्यून की, वरुण अर्थात नेपच्यून, उसके कितने हैं, उसके 14 है। और इसका सबसे बड़ा है ट्राइटन। तो इनमें कभी कंफ्यूज मत होना, मुझे अभी भी याद है दिल्ली पुलिस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा, ट्राइटन किसका उपग्रह है, ट्राइटन। तो सब बच्चे उसमें शनि लगा के आ गए, आपका सैटर्न लगा के आ गए। शनि का टाइटन है, वरुण का सबसे बड़ा टाइटन है, और अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटेनिया है। क्या है वो, टाइटेनिया है। अब मुझे टोटल बताओ कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, अभी तुरंत आंसर करें फटाफट से, टोटल आंसर करो फटाफट से, कितने हो गए ये आपको बताना है, ठीक है। अब पता नहीं कितनों ने बता भी दिया हो। तो जिसके उपग्रह नहीं है, उपग्रह किसके नहीं है, बुध और शुक्र के नहीं है, किसके नहीं है, बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, क्या सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, हाँ जी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या बुध है, आप कहोगे हाँ जी। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्या शुक्र है, हाँ जी। और वीनस को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, सांझ का तारा और भोर का तारा, क्योंकि आप सुबह सुबह उठ जाओगे ना, यदि उठ जाते हो सुबह सुबह या नहीं, कितने बजे उठते हो सुबह, सुबह उठ के मैनिफेस्ट कर रहे हो या नहीं, थम्स अप करके बताओ। मैंने मैनिफेस्ट करना सिखाया था आपको 1 बजे की क्लास में, कि चीज़ें उसी से आसान होंगी, उसी से अचीव होंगी, और यू कैन अचीव एनीथिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेवजह की रील्स देख करके मोटिवेशन से कि तुम उसको पालोगे, तुमको जागरूक होकर काम करना पड़ेगा और अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं हम पृथ्वी की जुड़वा बहन, क्या बोलते हैं, इसी को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों बोलते हैं जुड़वा बहन, बताओ क्या रीजन है। तो एक तो लगभग साइज की वजह से, और पृथ्वी की तरह ही इसका भी क्या है, इंक्लाइन है, उसी की तरह इसमें झुकाव है, झुकाव है, पृथ्वी के जैसा ही झुकाव है। ओके, मंदतम गति वाला आपका मंगल गलत हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, मुझे बताओ, जैसे यहाँ पर अगर हम आपसे पूछ लें, क्या पूछा, उपग्रहों की बात आई आपका, या हम पूछ लें आपका चंद्रमा से शुरू करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, बुध और शुक्र के तो है नहीं, पृथ्वी का चंद्रमा। तो चंद्रमा का अध्ययन बताओ मुझे क्या कहलाता है, चंद्रमा का अध्ययन। और कितने लोग बताएंगे चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है। चंद्रमा का अध्ययन होता है सेलेनोलॉजी, क्या होता है, सेलेनोलॉजी होता है, सेलेनोलॉजी। और ये पृथ्वी से इसकी कितनी दूरी है,
अर्थ से कितना डिस्टेंस है इसका, तो पृथ्वी से जो इसकी दूरी है वो है 3,84,000 किलोमीटर। कितना? 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से इसका कितना परसेंट भाग दिखता है इसका, तो पृथ्वी से इसका 59% दिखता है। कितना? 59% इसका भाग दिखता है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक मुझे बताओ, चंद्रमा जब पृथ्वी के निकट हो उस स्थिति को क्या कहते हैं, या कोई भी खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के निकट हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, चाहे वो चंद्रमा हो या कोई भी हो, तो आप बोलोगे उसको बोला जाता है उपभू। क्या बोला जाता है? उपभू। और जब चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो, मैक्सिमम जो दूरी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको अपभू कहते हैं, अपभू। तो उपभू का मतलब होता है आपका पैरिजी। क्या होता है? पैरिजी होता है। और ये होता है आपका अपोजी होता है, अपोजी। देखो इस स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट है तो बड़ा दिखाई देगा और ज्यादा चमक दिखेगा। और जब यहाँ पर ज्यादा चमक हो जाए चंद्रमा की, तो उस ज्यादा चमक को ही क्या कहते हैं? कहते हैं पृथ्वी की, जब चंद्रमा के नजदीक हो या चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक हो तो उस स्थिति में चंद्रमा क्या कहलाता है? तो सुपर मून कहलाता है, सुपर मून। और चंद्रग्रहण की स्थिति में जब वो लाल हो जाता है तो तब क्या बोलते हैं? उसको ब्लड मून कहा जाता है, ब्लड मून कहा जाता है। तो अपभू हो गई, अपोजी हो गई। ऐसी दो स्थिति होती है सूर्य से। जैसे मान के चलो, अगर हम बोले पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक हो जाए उस स्थिति को क्या कहते हैं? पृथ्वी अगर सूर्य के नजदीक हो जाए, नियरेस्ट हो जाए, किसके? और क्या बोलेंगे? अर्थ इज नियरेस्ट टू सन, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उप, यानी कि छोटा, छोटी दूरी हो गई, वो अपसौर हो गया। और याद रखना, जब पृथ्वी सूर्य के दूर हो जाए, सूर्य से दूर हो जाए, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उसको अपसौर कहते हैं। अप माने ऊपर, दूर है, ऐसे समझ लो, अपसौर होता है। अपसौर को ही साथी हम बोलते हैं अफीलियन। क्या बोलते हैं? अफीलियन बोलते हैं, अफीलियन कहते हैं, अफीलियन। और इसको बोलते हैं पैरीहिलियन। क्या बोलते हैं? पैरीहिलियन कहा जाता है, पैरीहिलियन। अब मुझे बताओ, पैरीहिलियन जो होता है ये किस डेट को होता है, और अपसौर यानी अपीलियन किस डेट को होता है? तो पैरीहिलियन जो होता है वो आपका 3 जनवरी को होता है, और ये 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को होता है। नजदीक में कितना नजदीक हो जाती है पृथ्वी, बताओ कितना नजदीक हो जाती है? तो जो पेरिहिलियन है उसका मतलब होता है आपका 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। कभी कभी एग्जाम में इसको आपका मिलियन में लिख देता है, 147 मिलियन किलोमीटर बोल देना, करोड़ बोल दो या मिलियन बोल दो, क्योंकि 1 करोड़ में क्या हो जाते हैं? 10 मिलियन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 10 मिलियन हो जाते हैं। 10M, कैपिटल M, 10M हो जाते हैं 1 करोड़ में। और ये कितनी दूर हो जाती है? ये हो जाती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, अर्थात 152 मिलियन इसको आप कह सकते हैं, 152 मिलियन किलोमीटर इसको आप कह सकते हैं। ओके, तो ये स्थितियां हैं चंद्रमा की और पृथ्वी की दूरी की, ये आपको पता होनी चाहिए। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में, मंगल अक्सर जाते रहते हैं, बोलोगे भाई फटाफट से? सर 3,84,000 गलत लिख गया है, कुछ गलत लिख गया 3,84,000 में, देख लेते हैं भैया एक बार। 3,84,000 किलोमीटर, क्या गलत लिख गया इसमें? 3,84,000, ठीक है। अरे बुद्धू इंसान, हमसे कुछ गलत लिख गया तो यार कौन ठीक करेगा? तुम ठीक करोगे ना, कौन ठीक करेगा है? बताओ, मैं नहीं तो कौन बे? बताओ फटाफट से। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर, बोल दो जी, हम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो, चश्मे लगा के और बता रहा है, चश्मे लगा करके हीरो बनना चाह रहा है। इसको मूवी दिला दें एक, बताओ, बिपाशा बसु के साथ में, बताओ जी। तो क्या बोलोगे? केवल जल और जिप्सम, या जल जिप्सम और मीथेन? तो क्या बोलोगे? जल जिप्सम और मीथेन होगा, जल जिप्सम और मीथेन। और एक चीज और मिलती है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की बताओ, टिस्को का आंसर बताओ और किसको बताओ। भैया चंद्रमा की जगह सूर्य लिख दिया है, कहां पर? अरे यार तुम तो मजाक कर रहे हो, कहां पर चंद्रमा की जगह सूर्य? कर लेना तुम, चंद्रमा पृथ्वी के निकट, चंद्रमा पृथ्वी से दूर, चंद्रमा पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी नहीं, कहाँ सूर्य लिखा? चंद्रमा ही तो है भाई। पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगी और पृथ्वी सूर्य से दूर होगी, हाँ ये तो सूर्य होगा, ये चंद्रमा की ही बातें हैं। अच्छा तुम्हारा आईक्यू लेवल कम है क्या जो इस कमेंट को कर रहा है? कोई नहीं, उसको माफ करते हैं, उसका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है। ओके, क्या बोलेंगे? टिस्को, टिस्को की बताओ, टिस्को 1907 में, क्या बोलोगे? टिस्को 1907 में। बहुत सारी साथी आप महारत्न कंपनी जानते हो, महारत्न कंपनी समझते होगा ना, बेसिक आइडिया तुमको होने चाहिए, बेसिक आइडिया कि महारत्न कंपनी ये है कि भाई औसतन 5,000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा करती हो पिछले 3 वर्षों में, उसका जो शुद्ध उत्पाद रहा हो 15,000 करोड़ रहा हो, या कुल मिलाकर के 25,000 करोड़ का उसका व्यापार रहा हो, टर्नओवर रहा हो। तो ये सब चीज़ें, कंडीशंस ये तुम्हें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें।
तो क्या बोलेंगे आपका, तो यहां पर क्या बोलेंगे, एनटीपीसी की स्थापना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना मुझे बताओ, 1975। ठीक है, वो बेसिक फंडामेंटल्स तुमको पता होने चाहिए। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में। अपनी क्लास में आओ हीरो बनने के लिए, अपनी चीज़ों को स्कोर को बढ़ाने के लिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1959, और इसी दिन हुई थी, इसी वर्ष, दिन नहीं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड भी आपसे पूछ ले, OIL। ONGC बताओ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये 1956 में हुआ था। सेल बता सकते हो, सेल का फुल फॉर्म लिखो, सेल का, जो कि 1954 में बना था। HAL का बताओ, HAL का, HAL 1940 में, बंगलुरु वाला। सेल क्या है, सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये वर्ष बहुत पूछे जाते हैं। एक ऐसी स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है, उसे रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। नकदी फसल एक साथ ही आपका कैश क्रॉप है, जो आपका नकदी फसल उगाई जाती है बिक्री के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, हार्टिकल्चर फार्मिंग हो जाएगी। एकदम से ठीक है, हार्टिकल्चर फार्मिंग। जैसे चाय होगी, चाय की खेती होगी आपका, कॉफ़ी की खेती हो गई, कॉफ़ी हो गई, रबड़ की खेती होगी, रबड़, तंबाकू हो गया, तंबाकू, टैबाको का आपका टबाको हो गया, या आपका जितनी भी तेल वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ऑयल वाली, तिलहन बोलेंगे इनको, तिलहन, या आपका गन्ना हो गया, शुगर केन, ठीक है, कॉटन की खेती हो गई, आपका ग्राउंड नट की खेती हो गई, मूंगफली की खेती हो गई। ये सब कैसी है, ये आपका बागवानी खेती में आ जाती है, बागवानी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम आपको समझा चुके हैं, पूछ लें जरा एक क्वेश्चन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है हमारे यहाँ पर, जिसको साथी मुझे बताओ आप, मैंने आपको बताया था दहिया जो खेती है वो कहाँ पर होती है, दहिया खेती कहाँ पर होती है, बताएं जी, मज़ा आ जाएगा, मतलब लगेगा जिंदा दिल लोगों को पढ़ाया मैंने। एक ट्रक फार्मिंग क्या होती है, बताओ जी, ट्रक फार्मिंग क्या होती है। ट्रक फार्मिंग होती है कि भाई, ट्रक का मतलब है कि जो प्रोडक्शन है वो आपका, प्रोडक्शन है वो जो उत्पादन हुआ खेत से, वो कितनी देर में पहुंच जाएगा, कितनी देर में पहुंच जाएगा। जैसे फूल खेत से तोड़ेंगे तो फूल बहुत जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं, तो फूल तो खराब हो जाएंगे अगर देर में पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये देश में हाईवे क्यों बनते हैं, ये कॉरिडोर क्यों बनते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें तो सड़ जाती हैं उत्पादन की, वो पहुंच ही नहीं पाती, और वो एकदम से मतलब जीरो हो जाती है, वो देश का पैसा खत्म हो जाता है। इसीलिए क्या, चाइना में तो ये होता है ना कि 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो उनको तय करना है आपका 12 घंटे में, 13 घंटे में, ठीक है, 12-13 घंटे में। हमारे यहाँ पर 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस जब तक साउथ तक जाएगा सामान, या साउथ से नॉर्थ तक आएगा, तो उसमें 2.5 दिन लग जाते हैं। कहीं पे आपका सड़कें खराब है, कहीं पर टोल है, कहीं पे आपका आपका अलग से रोड ही नहीं है, नो एंट्री है, जाम की स्थिति है। तो बहुत सारे जो विकसित देश है वो अपने देश में स्पीड बढ़ाते हैं। एक देश की औसत गति होती है, एक देश की, जैसे हमारे देश की औसत गति आप देखना, उस पर रिसर्च करना कि वाहनों की औसत गति क्या है, वहीं पर आप देखना जाके विकसित देशों के, वहाँ पर वाहनों की औसत गति क्या है। तो उन लोगों ने अपने कॉरिडोर बना रखे हैं अलग से, ताकि वो देश को विकसित कर सके। तो ट्रक फार्मिंग क्या है, ट्रक फार्मिंग होती है आपका जितनी भी चीज़ें, फल है, फूल है, अरे गुलाब और गेंदा ऐसे याद रख लो, फल और फूल होते हैं, ठीक है। एक होती है आपका निर्वाह खेती, निर्वाह कृषि, जिसको हम बोलते हैं आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है बताओ। सबसिस्टेंस फार्मिंग से मतलब होता है जब व्यक्ति बेचने के लिए नहीं, खुद के क्या बोलेंगे, अपनी आवश्यकता के लिए, सिर्फ अपनी आवश्यकता के लिए वो खेती करे, अपनी आवश्यकता के लिए, यानी कि उसके पास पैसा नहीं है कि यार वो पेस्टिसाइड खरीद सके या यूरिया वगैरह ये सब खरीद सके, छोटे से स्तर पे अपनी खेती कर लेता बेचारा थोड़ी सी, ठीक है, अपनी आवश्यकता के लिए। जैसे घर में कोई आपका सब्जी बो लेते होगे आप भी अपने खरक में, अरे अपने घेर में, अपने, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो खरक कहते हैं भाई, घेर कहते हैं, तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली से संबंध में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा। इसको बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। क्या, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। कब इसका गठन हुआ था बताओ, कब इसको फॉर्म किया गया था। तो इसको फॉर्म किया गया था आपका 19 दिसंबर 2008 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1956 के कंपनी एक्ट के तहत इसका गठन हुआ था। और इसी एनपीसीआई ने देश में बहुत सारी सुविधाएं दी, जैसे भीम ऐप, भीम का पूरा नाम बताओ। जैसे भीम ऐप की बात करें, ये भी एनपीसीआई द्वारा आया, ये आया था 30 दिसंबर 2016 को। क्या बोलेंगे, 30 दिसंबर 2016 को आया था भीम ऐप। बताओ जी, भीम ऐप, तो इसको क्या बोलते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या बोलेंगे, भारत, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, भारत। इकोनॉमिक्स का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाएगा, कभी इग्नोर मत करना।
भारत इंटरफेस फॉर मनी होता, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। यूपीआई का पूरा नाम लिखो, यूपीआई। और कब लॉन्च हुआ था यूपीआई? यूपीआई हमारे देश में लॉन्च हुआ था 11 अप्रैल 2016 को। ये तो सबको पता होगा, 50 बार बता रखा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्या बोलते हैं इसको? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अच्छा एक चीज बताओ, एक पोल क्रिएट करना, नंबर 1 और नंबर 2 लिख के। पिछली वाली नायक सीरीज करे हुए कितने बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार नायक सीरीज कर रखी थी? 11 अप्रैल 2016, 11 अप्रैल 2016 को, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया यूपीआई। और यूपीआई के बाद में आपका याद रखना, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे कि यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला पहला देश कौन सा है? यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला क्या बोलेंगे? यूपीआई, यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश, अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? भाई भारत में तो इसको लॉन्च किया गया, और भारत का पड़ोसी नेपाल इसको अपनाने वाला पहला देश बना था, पहला देश बना था, ठीक है। पेटीएम, पेटीएम, पेटीएम जानते हो? पेटीएम करो, अब से कोई आपको यूपीआई नहीं बोलता, सब पेटीएम ही बोलते हैं, इतना ज़्यादा लागू हो गया। अगस्त 2010 में लागू हुआ था। कौन थे पेटीएम के हेड? ये थे विजय शेखर शर्मा। कौन? विजय शेखर शर्मा। जर्नी सुन लोगे इनकी तो विजय शेखर शर्मा, क्योंकि ये यहाँ अलीगढ़ के ही हैं। तो जब हमारी इनसे मुलाकात हुई थी तब इन्होंने बताया था अपनी जर्नी के बारे में। इन्होंने बताया था कि कैसे हमने भी ट्रेन में धक्के खाए हैं लगातार, और किस तरह से इसको हमने स्थापित किया। पेटीएम। फोन पे, फोन पे बताओ, फोन पे, फोन पे, फोन पे की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी दिसंबर 2015 में, 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर? बेंगलुरु में, फोन पे का बेंगलुरु में। और पेटीएम का हेडक्वार्टर है आपका, पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा में। कहां पर है? नोएडा में, नोएडा में उसका हेडक्वार्टर है, नोएडा में। यहां पर देखो एनपीसीआई ने बहुत सारी सुविधाएं और लॉन्च की। एनएफएस, एनएफएस, एनएफएस का पूरा नाम क्या है? तो वो है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। क्या बोलोगे? नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेशनल फाइनेंशियल स्विच है आपका। अगर हम आपसे पूछें जो बीबीपीएस प्रणाली है एनपीसीआई द्वारा, बीबीपीएस, उसका क्या मतलब है? कि आप अपने बिल्स पे कर सकते हो। भारत, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट, पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है ये आपका, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है आपका, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ओके, आगे आओ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? नमामि गंगे तो हमने आपको एक दिन बताया, जून 2014 में, जून 2014 में। भैया दिया इन्होंने पोल में आंसर। अच्छा 60% बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने पहले आपका कर रखा है नायक को, ओके। और दूसरे बच्चे कह रहे हैं 39%। अच्छा मेरे दोस्त, आपको इसके बाद में एक चीज़ और करनी है, ठीक है। जब आप ये सीरीज खत्म कर लेंगे और आपके पास यदि समय बचेगा, समय बचेगा, तो आप क्या करेंगे फिर? धीरे धीरे जैसे जैसे आपको समय मिलेगा, आपका जो एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें आपको मैंने यूट्यूब पे कराई हुई है विजेता सीरीज। क्या? विजेता सीरीज। तो धीरे धीरे आप उस विजेता सीरीज को, वो थोड़ी एडवांस लेवल है ना, एडवांस लेवल है, वो मेंस के लिए करवा रखी है। तो मैं ये चाहूँगा आप में से इतने जो भी बच्चे जो इस बार प्रीलिम्स देंगे एसएससी का, क्योंकि कैलेंडर तो आप सबके सामने ही है, और मैक्सिमम बच्चे आप में से देंगे एसएससी का कोई भी एग्जाम, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, या आपका जीडी हो, या दिल्ली पुलिस हो आपका, या बाकी किसी स्टेट का एग्जाम भी आप देंगे, ठीक है। क्योंकि जीएस में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, बस कहीं पे स्टैटिक जीके ज़्यादा है, कहीं पे स्टैटिक जीके कम है। पॉलिटिक्स वही पूछी जाएगी, हिस्ट्री वही पूछी जाएगी, और प्रॉपर। तो इसके बाद में थम्स अप करो जी भैया, भैया विजेता भी हमने कर लिया। अरे तुम कैसे करोगे यार, तभी तुम्हारे आंसर आते हैं फटाफट फटाफट से। एक पोल क्रिएट करो, विजेता सीरीज किस किस ने की है, सर ईमानदारी से आंसर करना, तब मुझको पता चलेगा कितना स्टूडेंट है जो ऐसे रिपीट मोड में कनेक्ट है। तुम उड़ाना चाह रहे हो पेपर को, अरे सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर कर दो यार, यस नो कर दो, यस और नो। यस वाले क्लिक करना कि हाँ विजेता हमने की है, तब हम आपको बताएंगे। कोई नहीं, आराम से कर लेना, आराम से, कहीं भागना नहीं है उसमें। आपका 28 शायद क्लासेस है, 28 या 29। सर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी इसी तरह जैसे इन बच्चों ने पहले किया है, तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इनिशियल फेस है, इसको करना ही करना है, हर हाल में करना है। इसके बाद में फिर आपको भी शार्पन करेंगे, इस बार फिर मेंस होगा तो उसके लिए भी कराएंगे। अच्छा बहुत कम बच्चे हैं, मतलब 23-24%, मतलब 1/4 बच्चों ने उसको किया है। ओके बोले जी फटाफट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2014 में, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान कब आया बताओ?
गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान कब आया था? गंगा एक्शन प्लान 1986, क्या बोलोगे? 1986 में। मुझे बताओ साथी आपका कि गंगा को जो आपका नेशनल रिवर अनाउंस किया था वो किस प्रधानमंत्री ने किया था? गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 4 नवंबर सन 2008 को घोषित किया गया था। कौन थे? हमारे मनमोहन सिंह जी थे। कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी थे। आगे आएंगे, नेक्स्ट। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? भैया क्या आपने यूपीएससी का पेपर दिया है कभी? नहीं बच्चों, कभी नहीं दिया, फॉर्म भी नहीं भरा है, फॉर्म भी नहीं भरा है। मुझे तो तुम ऐसा मतलब फॉर्म ही भरने का मौका ही नहीं मिला, ये समझो। मौका नहीं मिला या भरा नहीं, ये समझो कभी भी, ठीक है। वो अपने हिस्से में ही नहीं आई वो चीज़ें। कारण छोड़ो, कारण भी छोड़ो। मतलब बात यह है कि तुम अपने आप को हीरो मानो, हीरो मान के चलो, तुम तैयारी करो। तुम ये समझो कि अपना ड्रीम तुम्हारे थ्रू पूरा होना है। जो भी ड्रीम है अपना, वो तुमसे पूरा होना है, और अपने जो ड्रीम है वो तुमसे पूरे होने हैं, ठीक है। हम एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं कि हम तुम्हारे ख्वाबों को पूरे करें और तुम हमारे ख्वाबों को पूरा करें। तो मैं तुमसे पूछूं कि इस जर्नी में तुम मेरे साथ हो या नहीं हो, इस बात का महत्व है। क्योंकि दोस्त फॉर्म तो मैंने नहीं भरा, और तुम यार अपन तो ऐसे समझो फटीचर आदमी है ना। तुमने बना दिया जो कुछ भी है, वो सब तुम्हारी वजह से है कि तुम लोग उसमें वो बिलव्ड है ना। तुम वो उतना प्यार करते हो, उतनी ताकत देते हो उस चीज़ के लिए कि एनर्जेटिक होकर के वो हम पूरा दिन योजना बना सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं। पढ़ाने से पहले मीटिंग ले सकते हैं हम घंटे, और अब पढ़ाने के बाद में हम घंटों मीटिंग ले सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं, हम कंटेंट बना सकते हैं, क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, रात तक मेहनत करनी है हम कर सकते हैं। वो ऊर्जा आपके द्वारा आती है, आपके द्वारा आती है ना। हर एक चीज तुम्हारे लिए है साथी, हर एक चीज तुम्हारे द्वारा हमें मिली है, तुम्हारे द्वारा, इस बात में कोई शक नहीं है। एवरीथिंग, एक एक चीज। नहीं तो यार हम मतलब ऐसे समझो तुम कॉमन पर्सन ही होता हर कोई, तो हम भी ऐसे ही हैं तुम्हारी तरह ही, ठीक है। बताओ जी, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, पानी में तैरते हैं, और इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? किसको दिया जाता है? नील्स बोर को। तो ये सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। और इसी सिद्धांत पर साथी उत्प्लावकता के पे, आप जानते हो ना कि जैसे कोई वस्तु पानी में डूबती है तो वो अपना जो उसका अपना भार है, उसकी भार के बराबर क्या है, उसको पानी को विस्थापित कर देती है। यही उत्प्लावकता का सिद्धांत है, ब्यूएंसी जिसको हम बोलते हैं। तो इसी सिद्धांत पर क्या बोलते हैं? इसी सिद्धांत पर आपका हाइग्रोमीटर काम करता है। हाइग्रोमीटर नाम सुना है? बताओ हाइग्रोमीटर क्या नापता है? हाइग्रो नहीं, हाइड्रोमीटर इस सिद्धांत पर काम करेगा ना। हाइग्रो कैसा? हाइग्रो तो आपका वो तो आपका रिलेटिव जो रिलेटिव भी नहीं, वो तो आपका ह्यूमिडिटी को मापता है। हाइग्रोमीटर तो ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को मापेगा, है ना। इस सिद्धांत पर काम करेगा हाइड्रोमीटर। कौन सा? हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर क्या नापता है? किसी भी द्रव का विशिष्ट गुरुत्व और घनत्व, यानी कि किसी भी लिक्विड की जो साथी आपका आपका अगर हम बोलें आपका स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है या फिर स्पेसिफिक जो डेंसिटी है, उसको मापने का काम करेगा, उसको मापने का काम करेगा हाइड्रोमीटर, ठीक है। याद रख लेना, ये क्या नापता है? तरल का आपका विशिष्ट गुरुत्व नापता है। तरल का विशिष्ट गुरुत्व या फिर घनत्व, क्या बोलोगे? गुरुत्व या फिर घनत्व मापता है, घनत्व मापता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? पनडुब्बी की बात करें, पनडुब्बी, पनडुब्बी की बात करें आपसे, पनडुब्बी इसी सिद्धांत पर काम करती है। लैक्टोमीटर, क्या बोलेंगे? लैक्टोमीटर क्या करता है? बताओ फटाफट से। लैक्टोमीटर क्या नापता है? लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर वो दूध की शुद्धता मापता है, दूध की शुद्धता मापता है। अब मैं तुम्हें एक सुबह की बात बताऊं, आज क्या हुआ। आज ऐसा हुआ कि जैसे मान के चलो यार, मतलब डिस्कस कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता, अभी यूपी पुलिस का रिजल्ट आया तो हमने सम्मान समारोह किया था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं स्टूडियो आगे, है ना। और वो उनकी भावनाएं हैं। अब अपनी क्लासेस हैं लगातार, तो जैसे अपनी एंट्री हो गई नीचे 12 बजे और ऊपर जाऊँगा 4:30 बजे, ठीक है। तो 4:30 बजे ऊपर जाने के बाद में फिर बच्चे मिलेंगे। तो मैं आज बीच में चला गया, तो वो जो रिसेप्शन एरिया उसके उधर वॉशरूम है, तो मैं आज पहुँच गया उधर, वॉशरूम में जा रहा था। उन्होंने वॉशरूम के सामने ही लपक लिया हमें, है ना। कह रहा जी मिठाई खा के जाओ। अरे मैंने कहा भाई मुझे जाना है, जरा समझो तुम मेरी मजबूरी। तो एक मिठाई लेके आए, एक ने डोडा बर्फी खिला दी, एक ने मिल्क केक लगा दिया मुंह में, तुम समझो। कह रहा जी अच्छा तुम्हारे पास 2 मिनट भी नहीं है। मैंने कहा भैया 2 मिनट की बात नहीं है, तुम समझो मैं 4:30 बजे तुमसे मिलूंगा, तुम एक बार बैठो तो सही। बोले हमारे पास टाइम ही नहीं है, 4:30 बजे तक हम इतनी देर कैसे बैठ रहेंगे, अभी मिल के जाओ हमसे इतनी देर। चलो ठीक है, तुम अपना काम खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं, अभी मिल लेते हैं। उधर से फिर 4 आई पीछे से भाग के एकदम से, उन्होंने अपने हाथ में मिठाई का डिब्बा ले रखा। मैंने कहा प्रभु बस मिठाई मत खिला देना, बाकी कुछ भी चलेगा, ठीक है।
ना धमका भी दो वो भी चल जाएगा। मिठाई ओवर हो चुकी है। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन के साथ में मुझे बताएंगे। ऑक्सीजन के अन्य अधात्विक तत्व, ऑक्सीजन के अन्य अधात्विक तत्व, उनको सबल अम्ल बोल देंगे? नहीं भैया, उनको हम बोलेंगे हाइड्रासिड्स। अनऑक्सी अम्ल होते हैं, अनऑक्सी क्या बोलेंगे? अनऑक्सी अम्ल होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अन्य है तो अनऑक्सी हो गए। ऑक्सीजन होता तो ऑक्सी होता, ऑक्सी होता, क्योंकि अम्ल दो प्रकार के होते हैं। क्या बोलोगे? एसिड, एसिड कितने तरह के होते हैं? एसिड दो तरह के होते हैं। देखो पहली बात तो एसिड होता क्या है? एसिड वो होता है जो H प्लस आयन देता है। क्या देता है? H प्लस आयन देता है। और बेस क्या होता है? जो OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। ओके ठीक है। अम्ल के प्रकार तो इसमें पहला क्या है? वो है ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल, एक कमाल की बात और बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ऑक्सी अम्ल में क्या होता है आपका याद रख लेना। इसमें ऑक्सी अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, और HNO3 हो गया, HNO3 हो गया। एक दूसरा होता है हाइड्रा अम्ल। क्या होता है? हाइड्रा अम्ल होता है। हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल कौन कौन से होते हैं? इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं होगी। क्या? हाइड्रोजन, ये हाइड्रासिड्स बोला ना मैंने ऊपर, ये हाइड्रोजन के साथ क्या होंगे? हाइड्रोजन के साथ अन्य तत्व होते हैं, ऑक्सीजन नहीं होगा, बाकी सब एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि आपका HCl हो गया, ठीक है, HBr हो गया, HBr हो गया। अच्छा मुझे बताओ अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल टेस्ट में कैसे होते हैं? वो होते हैं खट्टे। अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल होते हैं आपका खट्टे। अम्ल की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो आप कहोगे भैया पीएच वैल्यू परफेक्ट लिखना, 0 से शुरू करो और 14 तक जाओ। ये पीएच स्केल बनाया किसने? सोरेनसेन ने। ये स्केल किसने बनाया था? सोरेनसेन ने बनाया था। सोरेनसेन, ठीक है, सोरेनसेन ने बनाया। किस ईयर में बनाया ये तुम देखना। 0 से 7 हो गया आपका, 7 हो गया। तो 0 से लेकर के 7 तक होता है क्या? 7 वाले सारे गलत बता रहे हैं। 7 तक होते ही कैसे हो जाएगा? 7 पे तो न्यूट्रल होता है, 7 पे तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो 7 तक होते ही तो फिर तो उदासीन हो जाएगा। 0 से लेकर के आपका, और 7 से कम, क्या बोलना है? 7 से कम, 7 से कम बोलना है। 7 होते ही उदासीन। और कभी भी क्षार को तुम ये मत बोलना 7 से 14, नहीं, आप बोलना 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा और 14 तक होता है आपका। ये क्या होता है? बेस होता है, क्षार होता है। और ये क्या होता है? ये एसिड होता है, अम्ल होता है, अम्ल होता है। इसके न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो ये हमारे इस तरह से हो जाते हैं, याद रखना। इसकी कॉमन चीजें मुझे बताओ, जैसे कि आपका अम्ल हो गया, आपका अम्ल एक हाँ, लिटमस का सिद्धांत भी आता है। अम्ल जो होता है, अम्ल जो होता है, ये नीले लिटमस को कैसा कर देता है? अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है बताओ? जो लिटमस पेपर है जांच के लिए आता है ना, नीले लिटमस को ये कर देता है आपका रेड। कैसे कर देता है? उसको लाल में बदल देता है, ठीक है, लाल में बदल देता है। अगर कभी भी अम्ल का जो क्षारीय विलयन है आपका, उसमें आपका क्या बोलेंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, उसमें संचालन हो जाता है बिजली का। ओके, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? जो पाचन तंत्र में, भैया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो बैटरी में होगा, पेट जल जाएगा। क्या बोलोगे? ये तो होता है आपका बैटरी में। किसमें? बैटरी में होता है। नाइट्रिक अम्ल होता है क्या आपका? एंटासिड्स होते हैं? नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा, जिसकी पीएच वैल्यू होती है आपका लगभग 1.5 के नियर बाई होती है, नियर बाई होती है। कहाँ पर पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? ये स्टोमक में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, आमाशय में। और भी बहुत जगह इसका काम होता है, जैसे जो हमारी आप कपड़े की इंडस्ट्री है, वहाँ पे कपड़ा, चमड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है, आपका शोधक के रूप में इस्तेमाल होता है, भोजन पचाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्तंभों को मिलान कीजिए, यानी कि कुछ ग्रुप दिए हुए हैं। अच्छा, हार्ट दिया हुआ है, आर्टरी दी हुई है, और आपका वीन्स दी हुई है। तो हार्ट क्या करेगा? पंप की तरह काम करता है। हार्ट, हाँ जी भैया, पंप की तरह काम करता है, पंप की तरह। ओके, क्या बोलोगे? धमनियां, धमनियों में कैसा रक्त बहता है? तो धमनियों में बहता है आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या बोलते हैं हम? शुद्ध रक्त। कैसा? तो धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहेगा। और जो शुद्ध रक्त बहता है, अब समझो शुद्ध रक्त किधर जा रहा है? तो शुद्ध होके आया होगा ना कहीं से, तो कौन करता है शुद्ध? उसको हार्ट करता है। तो यानी कि हमेशा जो शुद्ध रक्त है वो हार्ट टू ऑर्गन बहता है। कैसे बहता है? हार्ट टू ऑर्गन्स, यानी कि मनुष्य के हृदय ने उसको साफ किया और हृदय ने उसको पंप करके किधर भेज दिया? बाकी ऑर्गन्स में भेज दिया, बाकी बॉडी पार्ट में भेज दिया। तो शुद्ध रक्त हमेशा कैसा बहेगा भाई? अब हृदय का काम ही क्या है यार? ब्लड साफ करने का है ना। और ब्लड को साफ करके नहीं बहेगा, भेजेगा तो फिर गंदा पहुंच जाएगा सब जगह। तो गंदा फिर कहां पहुंचेगा? जब ये साफ कर रहा है तो गंदा पहुंचेगा आपका हार्ट में। तो वो किसके थ्रू पहुंचता है? वो सिराओं के थ्रू पहुंचता। ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित का मतलब क्या है? वो अशुद्ध होता, अशुद्ध।
अशुद्ध रक्त होता है। तो अशुद्ध रक्त हमेशा कैसा बहेगा? अंगों से हृदय की ओर बहेगा। कॉमन सी बात है, हाँ जी। लेकिन इसके दो अपवाद हैं। जैसे ये आपका धमनी है, तो धमनी में अपवाद कौन सी हो जाएगी? पल्मोनरी। पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। अब ये उल्टा काम करेगी। फुफ्फुसीय धमनी में क्या हो जाएगा? मतलब इसमें भैया आपका अशुद्ध रक्त बहेगा, और ये क्या कर देगी आपका? इसमें सिरा में क्या हो जाएगा? जब पल्मोनरी वीन्स होगी तो पल्मोनरी वीन्स में क्या होगा? यानी फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय सिरा में क्या होगा? इसमें शुद्ध बह जाएगा। क्या बह जाएगा? इसमें शुद्ध बह जाएगा, और इसमें अशुद्ध बह जाएगा, अशुद्ध। याद रखेंगे, पल्मोनरी धमनी में यानी पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी वीन अर्थात पल्मोनरी सिरा में। एकदम उल्टा काम हो जाएगा, उल्टा काम। याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या बन जाएगा? 1 यानी कि ACB बन जाएगा, ACB बन जाएगा, ACB, ACB। ऑप्शन बी एकदम से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट 2027 किस देश में खेला जाएगा? पहला ओलंपिक 2023 में इसकी घोषणा हुई, 2023 में इसकी घोषणा हुई, और ये सऊदी अरब में खेला जाएगा। सऊदी अरब में याद रख लेना 22वें एशियन गेम्स भी होंगे। 22वें एशियन गेम्स जो होंगे आपका, वो भी यहीं पर होंगे, यानी कि वो होंगे 2034 में। क्योंकि 2022 के हो चुके हैं, 2026 के कहाँ पर होंगे एशियन गेम्स? बताना। 2026 में होंगे जापान में, जापान में। और 2030 के कहाँ पर होंगे? 2030 के होंगे आपका कतर में, कतर में। अभी रिसेंट में आपका कुछ इवेंट होने वाले हैं, जैसे 15वां जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होगा वो साथी 2031 में कहाँ पर होगा? अगला वाला। तो इंडिया और बांग्लादेश में होगा। इस बार का कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका अमेरिका वेस्ट इंडीज में। अगर मैं आपसे पूछ लूँ आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो होगा, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप अगला, यानी कि इसी साल है वो 2025, वो भी कहाँ पर है? वो भी इंडिया में है, वो भी इंडिया में है। आपसे पूछ ले आपका आईसीसी T20, जो T20 वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप वो होगा इंडिया और श्रीलंका में। कब होगा? 2024 का तो हम जीत चुके क्या, इंडिया और श्रीलंका का। तो ये कब होगा आपका? 2026 में होगा। क्या 2024 वाला हम जीत चुके हैं क्या? बताओ फटाफट से। 2024 वाला हमने जीता या नहीं जीता? क्या जानकारी रखते हैं आप? बोलो भी फटाफट से। सर आकाश कुमार बुलंदशहर, आप अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चे अच्छा तो सब पढ़ाते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अच्छा नहीं पढ़ाता, बस आप हमसे कनेक्ट हैं, आप अच्छा पढ़ लेते हैं। उसको कहते हैं ना, जब हमारी भावनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं। देखो बचपन से बच्चे को कुछ नहीं पता होता। बचपन में आप क्या जानते हो? बचपन में बच्चे 2 डर को जानते हैं, ठीक है? ये आपका मनोविज्ञान कहता है कि उसको सिर्फ 2 ही डर पता है। 2 डर कौन से? एक तो उसको पता है गिरने का डर, गिरने का, कि वो एकदम से गिर सकता है कहीं, ये छोटे से बच्चे को भी पता होता है ना। एक उसको बहुत तेज आवाज़ है, उससे वो डर जाएगा। उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं पता होता। दुनिया में जब उसको जहाँ पर भरोसा मिलता है, भरोसा मिलता है, जैसे मान के चलो मैं आपके साथ जंगल में चल दूँ और आपको पता है यहाँ तो जंगली जानवर है, लेकिन आपको ये भरोसा हो जाए कि उन जंगली जानवरों को मैं आसानी से हरा सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं बिलीव सिस्टम। जब हमारा बिलीव सिस्टम किसी के साथ में जुड़ता है और वो मिलके मेहनत करते हो, तो चीज़ें फिर हमको क्या है, थोड़ी आसान लगने होती हैं, क्योंकि सारा खेल बिलीव सिस्टम का है। और आपने वो बिलीव कर लिया है, उसके लिए मैं थैंकफुल भी हूँ, और आप अपनी जर्नी को पूरा करें, ये मेरी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? कौन शीर्ष पर रहा? बोलेंगे अभी फटाफट से। कौन शीर्ष पर रहा है आपका? महाराष्ट्र, हरियाणा, सर्विसेज। तो आप क्या बोलोगे? भैया सर्विसेज इसमें शीर्ष पर रही। क्या सर्विसेज ने जीता है? यहाँ पर 68 गोल्ड जीते, 68 गोल्ड के साथ में, ठीक है। और टोटल मेडल कितने रहे थे इनका? 121 मेडल रहे हैं टोटल, 68 गोल्ड के साथ में टोटल मेडल रहे हैं। सेकंड पे आया हरियाणा, क्या सेकंड पे हरियाणा रहा, और थर्ड पे रहा इसमें महाराष्ट्र। तो जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की अगर हम बात करें दोस्त, इस बार क्या इनका मैस्कॉट क्या था? बताना जरा। शुभंकर क्या था? शुभंकर था इनका मौली। क्या था शुभंकर? मैस्कॉट था इनका मौली। और मोटो क्या रहा इनका? बताना। मोटो आदर्श वाक्य क्या रहा? फ्रॉम रिजोल्यूशन टू समिट, यानी कि आपका क्या बोलेंगे, संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। जैसे आप भी पहुंचोगे, आप संकल्प लो मेरे साथ में, बोलो संकल्प लो, बोलो मैं बोलो मेरे साथ में, जहां कहीं भी आप मन में बोलना, मैं इस बार मेहनत की सारी हदें पार करूंगा। मुझे अपने माता पिता का आशीर्वाद मिला है। मेरे लिए मेरे माता पिता की उम्मीदें हमेशा कायम हैं। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, और मैं अपने जीवन में यह देखता रहूंगा
कि मैं सही राह पर हूं या नहीं हूं, क्योंकि मेरे जीवन में किया गया हर एक कार्य मेरे माता पिता से जुड़ा हुआ है, और जब कभी भी मेरे कार्य पर सवाल खड़े होंगे तब मेरे माता पिता पर भी सवाल खड़े होंगे, और मैं इसका ध्यान रखूंगा और मैं सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात एकजुट रहूंगा। ओके, आदर्श वाक्य, संकल्प से शिखर तक। बोलो भाई, थीम क्या थी इस बार? थीम क्या थी? थीम थी इस बार ग्रीन गेम्स। क्या थी? ग्रीन गेम्स, ग्रीन गेम्स, ग्रीन गेम्स इस बार थीम थी। मसाल का क्या नाम था? जो यहां पर टॉर्च थी उस मसाल का क्या नाम था? मसाल का नाम था तेजस्विनी। क्या? तेजस्विनी थी, तेजस्विनी थी, तेजस्विनी। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? हेल्ड कहां पर हुआ था बताना जरा। 38वें नेशनल गेम कहां पर हुए? क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया। यूके में हुए, यूके में। देखना तुम्हारे ही शिफ्ट में आएगा। 38वें नेशनल गेम कहां पर हुए? 39वें कहां पर होंगे ये भी तुमसे पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। 39वें होंगे मेघालय में। कहां पर होंगे? मेघालय में होंगे 39वें। तो किस ईयर में होंगे आपका? 2025 में होंगे, नहीं 26 में। 26 में होंगे ना, 2026 में होंगे। मुझे बताओ, पहले पहले आधुनिक खेल कब शुरू हुए? पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल, पहले मॉडर्न नेशनल गेम, पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल। भाई ये अब 39वें, तो 39वें तो पहले भी तो कभी हुए होंगे। तो पहले आप कहेंगे भैया पहले हुए थे हमारे 1985 में। कहां पर? नई दिल्ली में। क्या बोलेंगे? नई दिल्ली में। ठीक है, ओलंपिक फॉर्मेट में हुए थे। किस फॉर्मेट में? ओलंपिक फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? बोलो, ओलंपिक, ओलंपिक फॉर्मेट में ये हुए थे। ओलंपिक फॉर्मेट में ये हुए थे। ओके, वैसे इनकी जनरली शुरुआत हुई थी 1924 में। तो इनको बोला जाता है इंडियन ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? इंडियन ओलंपिक गेम, इंडियन ओलंपिक गेम शुरू हुए थे आपका 1924 लाहौर में, लाहौर में। लेकिन फिर बाद में भारत स्वतंत्र होने से पहले 1940 में इनको पहली बार नाम दिया गया नेशनल गेम। क्या बोलोगे? नेशनल गेम। ठीक है, नेशनल गेम। स्वतंत्र भारत के पहले, इंडिपेंडेंस इंडिया के 1948 में, स्वतंत्र भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले कब हुए थे? तो आप कहोगे 1948 में हुए थे। ओके, तो ये फिर क्या हुआ? स्वतंत्र भारत हो गया, लेकिन 1985 से इनको आधुनिक कर दिया गया। 1985 से। तो अभी जो फॉर्मेट चल रहा है ये कब से चल रहा है? ये 1985 से चल रहा है। कब से चल रहा है? 1985 से चल रहा है। 1985 से, 1985 से। आगे आओ। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? ताली मारो और लिखो अब की बार 2025 के सबसे महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले रिसेंट की चर्चित किताबें जो क्रिकेट की, क्योंकि स्पोर्ट में कोई भी बुक लिखी जाएगी, चाहे क्रिकेट हो या बाकी अदर स्पोर्ट हो, तो उसका क्वेश्चन एसएससी जरूर पकड़ती है। तो वर्ल्ड आफ्टर गाजा, अरुंधति रॉय, आपका पंकज मिश्रा, पंकज मिश्रा की बुक है। किसकी है? पंकज मिश्रा की बुक है। ओके, अरुंधति रॉय ने अभी हाल ही में कौन सी बुक लिखी है? मदर मैरी लिखी है, कम्स टू मी। क्या बोलोगे? मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी। ये किसकी है? ये अरुंधति रॉय की है। अच्छा, हमें आप बताओ फटाफट से, दिया सलाई किसने लिखी है? ये आत्मकथा है किसी की। दिया सलाई ये साथी ऑटोबायोग्राफी है आपका कैलाश सत्यार्थी। जानते हो ना, जो देश में हमारे में बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं, जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई के साथ में। आप मुझे बताओ मलाला यूसुफजई की बुक का नाम क्या है? एक तो आई एम मलाला, और दूसरी किताब कौन सी है? वी आर डिस्प्लेस्ड। कौन सी है? वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, दूसरी बुक का नाम बताओ। द न्यू आइकन, द न्यू आइकन ये किसकी बुक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहेंगी इस बार। द न्यू आइकन ये किसकी है? द न्यू आइकन यानी कि किसके ऊपर लिखी है? सावरकर के ऊपर लिखी है। द न्यू आइकन सावरकर। क्या बोलोगे? न्यू आइकन ये सावरकर के ऊपर लिखी है। सावरकर एंड द फैक्ट्स ये अरुण शौरी की है। क्या बोलोगे? अरुण शौरी की बुक है, अरुण शौरी की बुक है। लाइफ ऑन मार्स, क्या बोलोगे? लाइफ ऑन मार्स ये किसने लिखी है? ये लिखी है नमिता गोखले ने। किसने? नमिता गोखले ने लिखी है। किसने लिखी है? नमिता गोखले ने। ठीक है, एक किताब आई वाई भारत मैटर्स, वो किसकी है बताओ? वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स ये रिसेंट की किताबें हैं। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर। रतन टाटा ए लाइफ, क्योंकि ये साथ ही एक्सपायर हुए तो इनसे क्वेश्चन पूछेगा आपका। रतन टाटा ए लाइफ ये किसने लिखी है? उनकी जिंदगी के ऊपर रतन टाटा ए लाइफ ये लिखी है आपका थॉमस मैथ्यू ने। किसने?
थॉमस थॉमस मैथ्यू ने इसको लिखा है, थॉमस मैथ्यू ने। ओके, रतन टाटा ए लाइफ। एक बताओ स्टंप्ड किसने लिखी है? स्टंप्ड, ये क्रिकेट की बुक है। क्रिकेट खिलाड़ी थे आपका सैयद किरमानी, सैयद किरमानी, ये साथी विकेट कीपर थे पहले, क्या बोलेंगे? सैयद किरमानी, पूर्व विकेट कीपर हैं सैयद किरमानी। कौन सी बुक लिखी है? स्टंप्ड। तो क्रिकेट की जो तुम्हारी किताबें हैं ना नोट्स में, उसमें ऐड कर लेना, इसको हमेशा याद रखना, आगे 2-3 साल यही पूछी जाएगी। ब्रिंग इट ऑन, ये वो किताबें बता रहा हूँ जो अगले 2-3 साल पूछे जाएंगे, फिर मत कहना। ब्रिंग इट ऑन, ये दीपा मलिक की है, दीपा मलिक जो भारत की पैरा प्लेयर है, दीपा मलिक, ठीक है। ब्रिंग इट ऑन। विटनेस बताओ किसकी बुक है? विटनेस है साक्षी मलिक की बुक। किसकी? साक्षी मलिक की बुक है। ओलंपिक है, ओलंपियन है आपका, कुश्ती में रियो में 2016 में मेडल जीत के लाई थी आपका, ठीक है। आपका इनका मेडल था ब्रॉन्ज। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसकी है? तो पुरानी किताब है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये एक पुरानी किताब है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये है सैम पित्रोदा की। किसकी? सैम पित्रोदा की किताब है, सैम पित्रोदा की किताब है। लियो बताओ, लियो किसकी बुक है? लियो, लियो बुक का मतलब है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ CSK, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ CSK, ये किसने लिखी है? लियो। तो आप कहेंगे भैया ये है PS रमन की किताब, PS रमन की किताब है, PS रमन की किताब है, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी? भैया PDF जल्दी डलवा दिया करो। बच्चे पढ़ना है, मेहनत करनी है, पेन चलाना है, पेन से नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट, जो नहीं जानते उसको नोट करना, मेहनत करनी है। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको PDF तुरंत मिल जाती है, तुरंत अपलोड होती है यहाँ पर। आप शायद उसको एप्लीकेशन पर ढूंढते होंगे, लेट मिलती होगी। इस जो ऊपर दिख रहा है ना टेलीग्राम, इसको ऐड कर लो, इस पर सारी सूचनाएं, मुझे आपको कोई भी सूचना देनी है। और इस बार क्लास फ्राइडे भी होगी, याद रखना। थम्सअप करके जाओ, थम्सअप करके जाओ, इस बार क्लास जो है वो फ्राइडे में भी होगी, ठीक है। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं भैया हरियाणा 3rd पे आया, एक बार क्वेश्चन को देख लो, क्या गलती लिख दी हमने कुछ? राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सीट्स पर रहा? पहले पे, ओ हो, पहले पे सर्विसेज भैया, पहले पे सर्विसेज, हरियाणा 3rd पे ही रहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। 2nd पे महाराष्ट्र रहा और 3rd पे रहा हरियाणा। क्योंकि देखो महाराष्ट्र के आए आपका 54 गोल्ड, कितने? 54 गोल्ड आए थे, और हरियाणा के जो गोल्ड आए वो आए 48 गोल्ड, 48 गोल्ड। फ्लो में हो गया वो, ठीक है, 48 गोल्ड आए। ओके, ये याद रख लेना एकदम, आंखें ठीक है भैया, आपका आशीर्वाद है। बोलेंगे जी कैसी पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक को किसने लिखा है? स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक को किसने लिखा है? और हमने आपके लिए 4 लाइन भी लिखी थी, वो सुनाएंगे। 4 लाइन भी हमने तुम्हारे लिए लिखी थी, वो जरा सुनो तुम, है ना, बड़ी जबरदस्त है, खुद लिखी है हमने। बोलो जी। वाह वाह तो करना पड़ेगा यार। तो लाइन कुछ ऐसे हैं कि बहुत बहुत मजबूत हो जाता है वो इंसान, बहुत मजबूत हो जाता है वो इंसान जिसने अपने हाथों से खुद के आंसू हटाए हों, जिसने खुद के हाथों से अपने आंसू हटाए हों, और जिसने हर ठोकर से सीखा हो चलना, जिसने हर ठोकर से सीखा हो चलना, और जख्मों को भी मुस्कान में छुपाए हो। तो फिर से बोलते हैं एक बार, बहुत मजबूत हो जाता है वो इंसान जिसने अपने हाथों से खुद के आंसू हटाए हों, और जिसने ठोकर से सीखा हो चलना, जिसने ठोकर से सीखा हो चलना, और जख्मों को भी मुस्कान में छुपाए हों। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा मिलते हैं साथी कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।